तो स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि शहर के बीचों बीच जहां हर तरफ अफरा तफरी मची होती है, वहां दो बच्चे अपनी जान बचाते हुए तेज रफ्तार से भाग रहे होते हैं और उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है और कोई तो चीज उनका पीछा कर रही होती है। ये चीज इतनी खतरनाक होती है कि उसकी सांस की आवाज तक उनके कदम रोक देती है। लेकिन जैसे ही लगता है कि वो बच्चे बच गए हैं, उसी वक्त एक मॉन्स्टर जो कि सैवेज कहलाता है वो उनके रास्ते में आ जाता है और उसी वक्त उनमें से एक लड़का उस मॉन्स्टर को पहचान लेता है। सैवेज, वो चिल्ला उठता है। अगले ही सीन में वो मॉन्स्टर अपनी आंखों से एक जबरदस्त लेजर बीम छोड़ता है और एक धमाके के साथ सब कुछ हिला डालता है। इस ब्लास्ट के बाद दोनों लड़के जख्मी हो जाते हैं और उस लड़की से अलग हो जाते हैं जो उनके साथ थी, और सैवेज मौका देखकर उस लड़की को अपने बड़े पंजों से पकड़ लेता है और उसके जिस्म को चीर देता है और एक जहरीला तीर उसके अंदर डाल देता है। तभी हमें ये दिखाते हैं कि दूर से टैंक आ रहे होते हैं और गोलाबारी शुरू कर देते हैं और इससे उस सैवेज पर कुछ असर पड़ता है और वो मजबूर होकर लड़की को छोड़ देता है। और अगले ही सीन में हमें ये दिखाते हैं कि वो लड़का भागता हुआ उस लड़की के पास पहुंचता है और वो देखता है कि उसके जिस्म पर गहरा जख्म है और जहर उसके अंदर फैल रहा है। घबराहट और डर के मारे वो झुककर उसका जहर अपने मुंह से निकालने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और उसके दिल में एक ही खौफ होता है कि कहीं वो मुझसे दूर न चली जाए। इसके बाद अगले ही सीन में हमें ये दिखाते हैं कि एक लड़का हवाई जहाज की सीट पर आंखें खोलता है और वो पसीने से भीगा हुआ होता है, उसकी सांस तेज चल रही होती है। ये कोई और नहीं, हमारा हीरो हयातो गिए है। वो छत की तरफ देखता है और खामोशी से सोचता है, क्या वो ख्वाब था ये या मेरी जिंदगी की कोई पुरानी याद। लेकिन सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। उसे सिर्फ इतना याद है कि वो किसी लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था और जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके सामने एक शहर तैर रहा होता है। ये एक स्कूल शिप सिटी है जिसका नाम है लिटिल गार्डन, हाँ, जहां से उसकी नई कहानी शुरू होने वाली है। अगले ही सीन में हमें ये दिखाते हैं कि जब वो लड़का प्लेन से उतरता है तो देखता है कि दो लड़कियां उसका इंतजार कर रही होती हैं एक बड़े से वेलकम साइन के साथ। वो उनसे बचने के लिए छुपने की कोशिश करता है और एक दूसरी दिशा में निकल जाता है। कुछ देर बाद हमें ये दिखाते हैं कि वो अपना GPS इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि उस बिल्डिंग तक पहुंच सके जहां एंट्रेंस सेरेमनी होने वाली है। ये कंफर्म करने के लिए कि वो सही जगह पर है, वो एक स्टूडेंट के पास जाकर पूछता है कि क्या ये वही जगह है जहां एंट्रेंस सेरेमनी होने वाली है। तब एक लड़की उसे पहचान लेती है कि ये वही स्टूडेंट है जिसने स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में सबसे अच्छे मार्क्स लिए थे। उसकी पहचान के बाद स्टूडेंट्स का एक हुजूम उसके आसपास जमा हो जाता है। सब हैरान होते हैं कि उसने इतने अच्छे मार्क्स कैसे हासिल किए। सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही वीडियोस के लिए। लेकिन वो किसी तरह भीड़ से निकलकर बच जाता है और बिल्डिंग के साइड में जाकर छुप जाता है। वहां एक लड़की उसके पास आती है और अपना नाम ईल क्रॉसवर्ड बताती है। वो कहती है कि वो भी एक नई स्टूडेंट है, लेकिन बातचीत के दौरान वो अपना जेंडर बदल लेती है। और अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि स्कूल के अंदर वही लड़की जो पहले प्रोटैगनिस्ट को पहचानती है, वो अब उससे माफी मांग रही होती है और उसके पास एक सुनहरे बालों वाला लड़का खड़ा होता है जो प्रोटैगनिस्ट से उस वक्त मिला था जब वो पहली बार स्कूल आया था। वो लड़की को उसके ज्यादा फ्रेंडली होने पर छेड़ते हैं, फिर वो दोनों अपना तारुफ प्रोटैगनिस्ट से करवाते हैं। लड़की का नाम लैंग एमिलियन होता है और सुनहरे बालों वाले लड़के का नाम फ्रिट्ज ग्रांट्स होता है। उन्हें ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि ईल और प्रोटैगनिस्ट एक दूसरे के साथ इतना अफेक्शन दिखाते हैं, क्योंकि उनके लिए दो लड़कों को इस तरह करीबी तौर पर देखना कुछ गैर मामूली सा होता है। आखिरकार वो लोग ईल के झूठ पे यकीन कर लेते हैं कि वो असल में एक लड़का ही है। अगले सीन में ये दिखाते हैं कि ऑडिटोरियम में जहां एंट्रेंस सेरेमनी होने वाली है, वहां एक लड़की सबके आने का शुक्रिया अदा करती है और अपना तारुफ करवाती है। मैं हूं एरिका कैंडल, सेकंड ईयर की स्टूडेंट मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट से और स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद एक और लड़की स्टेज पर आती है और अपना तारुफ करवाती है लीडिया स्टाइनबर्ग के नाम से और सबको बताती है कि लिटिल गार्डन की कैप्टन और प्रेसिडेंट क्लेयर हार्वे थोड़ी देर में स्टेज पे आने वाली हैं। और उसी वक्त क्लेयर स्टेज के दरवाजे से अंदर आती है। वो बहुत ही खूबसूरत होती है, उसकी हाइट लंबी, बाल सुनहरे और हेयर स्टाइल बेहद आकर्षक होता है। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही सेरेमनी अचानक रुक जाती है। पता चलता है कि ये वही दो लड़कियां हैं जो एयरपोर्ट पर प्रोटैगनिस्ट का इंतजार कर रही थी, लेकिन देर से पहुंचने की वजह से अब यहाँ आई हैं। वो क्लेयर को सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, मगर क्लेयर उनकी बात मानने से इनकार कर देती है और उसे पूरा यकीन होता है कि हयातो तो ऑडिटोरियम में ही मौजूद था। क्लेयर उन्हें उनके नाम लेकर डांटती है, नोआ, शेल्डन और रेमी, और गुस्से में आकर फैसला करती है कि उन दोनों को लिटिल गार्डन से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। इस फैसले से पूरी भीड़ में हलचल मच जाती है, लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। तभी एमिल खड़ी होती है और क्लेयर के फैसले का विरोध करती है। वो कहती है कि उसे ये फैसला मंजूर नहीं, सिर्फ एक छोटी सी गलती के लिए लड़कियों को निकाल देना बिल्कुल सही नहीं है। वो जोर देती है कि उसे सबसे ज्यादा नफरत होती है जब लोग अपने इख्तियार का गलत फायदा उठाते हैं। उसकी बात से क्लेयर और एमिल के बीच एक तेज बहस शुरू हो जाती है। एरिका और लीडिया भी क्लेयर का साथ देने के लिए बीच में आ जाती हैं और एमिल को चेतावनी देती हैं कि अगर वो चुप नहीं बैठी तो उसे भी लिटिल गार्डन से निकाल दिया जाएगा। प्रोटैगनिस्ट एमिल को शांत करने की कोशिश करता है और उसका मुंह अपने हाथ से ढककर कहता है कि वो चुप हो जाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। क्लेयर गुस्से में आकर फैसला करती है कि एमिल को भी स्कूल से निकाल दिया जाए। उसके बाद वो हयातो की तरफ देखकर पूछती है, क्या तुम मेरे फैसले से सहमत हो? हयातो सीधा जवाब देता है, नहीं, मैं इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये हयातो का पहला दिन होता है लिटिल गार्डन में। उसके इस जवाब से पूरा ऑडिटोरियम एकदम
शांत हो जाता है। इसके जवाब में क्लेयर गुस्से और अहंकार के साथ कहती है, ठीक है हयातो, अगर तुम मेरे फैसले से सहमत नहीं तो कल दोपहर हम दोनों के बीच एक ड्यूल होगा। वो ऐलान करती है। अगर हयातो जीत गया तो किसी को भी एक्सपेल नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वो हार गया तो सबको उसके साथ स्कूल से निकाल दिया जाएगा। प्रोटैगोनिस्ट एक पल के लिए गुमसुम और उलझा हुआ रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। तभी ईल बीच में आगे बढ़ती है और उसकी तरफ से ड्यूल एक्सेप्ट कर लेती है। पूरे एतमाद के साथ कहती है कि वो क्लेयर को हराकर दिखाएगी। और उसके अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि एमिल प्रोटैगोनिस्ट को स्कूल की लेबोरेटरी ले जा रही होती है, जबकि वो उससे शिकायत करता है कि उसने उसकी मर्जी के बिना ही ड्यूल एक्सेप्ट कर लिया। दोनों एलिवेटर में चढ़ते हैं ताकि लैब तक पहुंच सकें। एलिवेटर के अंदर एमिल कहती है कि वो उसे अपने एक दोस्त से मिलवाने ले जा रही है, जो लिटिल गार्डन का हेड टेक्नोलॉजिस्ट है और 100 प्रोजेक्ट का चीफ रिसर्चर भी है। जब वो लैब पहुंचते हैं तो एक औरत उनका स्वागत करती है और अपना तारुफ करवाती है। मैं हूँ शार्लोट डिमांड, और मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन तुम चाहो तो मुझे शार कह सकते हो। इतने में एक और लड़की शार के पीछे से आती है और हयातो के पास आकर उसे सूंघती है, जिससे वो थोड़ा अजीब महसूस करता है। फिर वो अपना तारुफ करवाती है, मैं हूँ मिमी, शार की ह्यूमनॉइड और रोबोट असिस्टेंट। थोड़ा अजीब लगने के बावजूद मिमी अपने काम में बहुत ही लाजवाब और काबिल होती है। इंट्रोडक्शन के बाद शार और एमेल के बीच एक छोटी सी बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि एमेल मजाक में शार को बच्ची कह देती है उसकी छोटी हाइट की वजह से। नाराज होकर शार बदला लेने के लिए एमेल का असली नाम बताने लगती है, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही एमेल उसके गालों को पिंच कर लेती है और उसे हल्की सी सजा देती है। थोड़ी देर बाद बातचीत के दौरान शार बताती है कि लीसा नाम का एक ऑटोनॉमस कंप्यूटर सिस्टम है जो लिटिल गार्डन की पूरी कंट्रोल और मैनेजमेंट संभालता है। लीसा ने क्लेयर और हयातो के ड्यूल के बारे में भी नोटिफिकेशन भेजी होती है। इस पर शार अपना हाथ उठाती है और कहती है कि वो हयातो को एक 100 देने जा रही है, लेकिन देने से पहले वो समझाती है कि 100 असल में क्या होते हैं। ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो अपने यूजर को अलग अलग पावर और वेपन्स देते हैं। उनका फॉर्म और ताकत हर शख्स के लिए अलग होती है। जो लोग वेरिएबल स्टोन्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, सिर्फ वही लोग इन्हें इस्तेमाल करने के काबिल होते हैं, और ऐसे लोगों को स्लेयर्स कहा जाता है। उनका एक ही मकसद होता है, इंसानियत को सैवेजेज से बचाना। शार जब हयातो को उसका 100 देती है तो वो और ईल सीधे ट्रेनिंग रूम की तरफ निकल पड़ते हैं। एमेल उसे समझाती है कि जो सूट वो पहने हुआ है उसे वेरिएबल सूट कहते हैं और ये उसके 100 की इफेक्टिवनेस के लिए बहुत जरूरी है। वो कहती है, बंदी, अपने पावर को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें 100 ऑन कहना होगा। हयातो तैयार होता है और एमेल एक कदम पीछे हटकर उसे स्पेस देती है। जब वो 100 ऑन्स कहता है तो एक चमक के साथ उसका 100 एक्टिवेट हो जाता है। तभी शार एक बड़े स्क्रीन पे नजर आती है और उसे मुबारकबाद देती है, तुम्हारे 100 का नाम है हीन, एक शानदार और जबरदस्त लंबी तलवार। कुछ देर बाद ईल भी अपना 100 एक्टिवेट करती है, जिसका नाम है आर्म्स श्राउड। ये सफेद रंग के कैनन होते हैं जो एनर्जी बीम्स शूट करते हैं और जरूरत पड़ने पर अलग अलग वेपन्स में बदल जाते हैं। दोनों अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, लेकिन हयातो को मुश्किल होती है। वो ईल के कैनन्स के सामने कॉर्नर्ड हो जाता है और आखिर में जमीन पर गिर पड़ता है। ट्रेनिंग सेशन के बाद हयातो और ईल लैब से बाहर निकलते हैं ताकि अपने शेयर्ड रूम की तरफ जा सकें, लेकिन उसी वक्त हयातो को उसकी बहन करेन का कॉल आता है, जो पूरी शाम उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। हयातो उससे वादा करता है कि एंट्रेंस सेरेमनी के बाद वो उससे मिलने जरूर आएगा। वो ईल से कहता है कि वो रूम में अकेली वापस चली जाए और खुद हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है, जहां करेन भर्ती होती है। करेन एक बीमारी से जूझ रही होती है जिसने उसके जिस्म को कमजोर और नाजुक बना दिया है। हयातो पहुंचकर उससे देर से आने के लिए माफी मांगता है। पहले तो करेन उसे माफ करने से इनकार करती है, लेकिन जब हयातो उसके माथे पर हल्का सा किस करता है तो वो मुस्कुराते हुए उसे माफ कर देती है। दोनों भाई बहन एक दिल छू लेने वाली बातचीत करते हैं। एक पल के लिए सब कुछ शांत और नरम लगता है, लेकिन तभी नर्स मजारो अंदर आती है और करेन को याद दिलाती है कि विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, इसलिए हयातो को अब जाना होगा। प्रोटैगोनिस्ट का ध्यान नर्स मजारो की तरफ चला जाता है। वो उसके भरे भरे और उभरे हुए सीने को देखकर एक पल के लिए थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है, जो कुछ गुब्बारों जैसे लग रहे होते हैं। करेन फौरन उसे डांट देती है, ये कहते हुए, भाई थोड़ा तमीज में रहो, और शर्माते हुए हयातो हॉस्पिटल से निकलता है और सीधा अपने डॉर्मेट्री की तरफ चला जाता है। रूम में दाखिल होते ही वो देखता है कि ईल वहां मौजूद है, तो ईल उसे देखकर शर्मा जाती है और गुस्से में उस पर चीजें फेंकने लगती है। आखिर में एक सूटकेस उसके सिर पे लग जाता है और हयातो बेहोश हो जाता है। ईल उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो झुककर उसका चेहरा देखती है, हयातो अचानक से उठ बैठता है और उसके नाक से हेडबट हो जाता है। जब वो दोनों संभलते हैं तो उनके बीच एक तीखी बहस शुरू हो जाती है। ईल उसे डांटती है, क्यों बिना नॉक किए अंदर आ गए थे। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि ये तो उसका खुद का रूम है। वो हैरान होकर पूछता है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब ईल मुस्कुराकर कहती है, अब से हम दोनों रूममेट्स हैं। ईल उससे कहती है कि अपना यूनिफॉर्म दे दो ताकि वो उसका पैच दोबारा सिल सके जो ट्रेनिंग के दौरान निकल गया था। जब ईल सिलाई कर रही होती है तो गलती से उसका अंगूठा सुई से चुभ जाता है।
ये देखकर हयातो घबरा जाता है और बिना सोचे समझे अपने पुराने फ्लैशबैक के चलते जब उसने एक लड़की को सैवेज से बचाने की कोशिश की थी, वो फौरन ईल का हाथ पकड़कर उसके अंगूठे से खून रोकने की कोशिश करता है। ईल उसकी इस अचानक और नरम हरकत से लाल पड़ जाती है, थोड़ी शर्मा जाती है, जबकि हयातो तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसके अंगूठे पर बैंडेड लगाता है। वो कहता है, मुझे लोगों को चोट खाते नहीं देखा जाता। जब से एक सैवेज ने मुझ पर और एक लड़की पे हमला किया था, तब से मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि किसी और को दर्द ना हो। अगले दिन क्लेयर और हयातो दोनों एरिना में आते हैं और तैयार होते हैं अपने ड्यूल की शुरुआत करने के लिए। दोनों क्लेयर और हयातो अपने 100s एक्टिवेट कर लेते हैं और पूरा एरिना उनके एनर्जी फील्ड से चमक उठता है। हयातो के दोस्तों और क्लासमेट्स के चेहरों पर टेंशन और बेचैनी साफ नजर आती है। सबको फिक्र होती है कि कहीं वो हार न जाए। ड्यूल शुरू होने ही वाला होता है, तभी लीडिया बीच में आती है और नियम ऐलान करने लगती है। वो कहती है, इस ड्यूल का टाइम लिमिट 15 मिनट होगा और यह तब खत्म होगा जब दोनों में से कोई एक लड़ता हुआ आगे बढ़ने के लायक न रहे। पूरा ऑडिटोरियम खामोशी में डूब जाता है। सबकी नजर अब क्लेयर और हयातो पर टिकी हो जाती है। जब ड्यूल आधिकारिक रूप से शुरू होने जा रहा होता है, तब लीडिया अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, ड्यूल उस वक्त खत्म होगा जब कोई एक बेहोश हो जाए या उसके पास अपना 100 चलाने की एनर्जी खत्म हो जाए। उसके बाद क्लेयर शांत लेकिन आत्मविश्वास भरे अंदाज में कहती है, मैं अपना फुल बॉडी आर्मर इस्तेमाल नहीं करूंगी, वरना ये फाइट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और मुझे लगता है दर्शकों के लिए एक फेयर बैटल होना चाहिए। उसी दौरान ईएएल कम्युनिकेटर के जरिए हयातो से बात करती है, उसे याद दिलाते हुए कि ट्रेनिंग के वक्त बनाया गया प्लान फॉलो करे ताकि वह क्लेयर को हरा सके। लेकिन उनकी यह गुफ्तगू एरिका सुन लेती है और फौरन उन्हें टोकती है। कहती है कि लड़ाई के दौरान किसी भी थर्ड पार्टी से मदद लेना मना है। तब क्लेयर हाथ उठाकर एरिका को शांत करती है और कहती है, कोई बात नहीं, उसे जितनी गाइडेंस चाहिए मिल सकती है, आखिर वो स्कूल में नया है। पूरा एरिना एक काउंटडाउन चालू हो जाता है। 3, 2, 1। जैसे ही टाइमर 0 पर पहुंचता है, एक जोर का एनर्जी ब्लास्ट घूमता है और बैटल आधिकारिक रूप से शुरू हो जाती है। लेकिन फाइट शुरू होने से पहले ही हयातो एक गलत मूव कर बैठता है और अचानक उसका 100 उसे हाई स्पीड में क्लेयर की तरफ धकेल देता है। अगला पल हयातो सीधा क्लेयर के ऊपर जा गिरता है। जब वह उठने की कोशिश करता है तो गलती से उसका हाथ क्लेयर के सीने पर पड़ जाता है और क्लेयर का चेहरा लाल पड़ जाता है। जैसे ही हयातो को समझ आता है कि उसने क्या किया, वो फौरन खड़ा हो जाता है और घबराते हुए माफी मांगता है, मुझसे गलती हो गई, मेरा ऐसा बिल्कुल इरादा नहीं था। लेकिन क्लेयर उसकी तरफ देखती है और ठंडी लेकिन नाराज आवाज में कहती है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती क्योंकि ये पहली बार है जब किसी ने मुझे छुआ है। उसके बाद वो गुस्से में भड़क उठती है और अपने 100 से तेज अटैक करते हुए हयातो पर टूट पड़ती है। कुछ हिट्स लगने के बाद हयातो क्लियरली डैमेज ले चुका होता है और क्लेयर अपने कैनन चार्ज करके उसे फिनिश करने को तैयार होती है। लेकिन उसी वक्त ईएएल कम्युनिकेटर पर उसे गाइड करती है, हयातो अभी एनर्जी बैरियर एक्टिवेट करो जल्दी। इससे हयातो को मौका मिलता है अपने आप को क्लेयर के अटैक से बचाने का। उसका एनर्जी बैरियर उसके हर पावरफुल स्ट्राइक को रोक लेता है। फाइट के दौरान ईएएल कम्युनिकेटर पे गुस्से में पूछती है, हयातो तुमने क्लेयर को क्यों छुआ था? मुझे सब समझ आ रहा है, ये सब क्या था? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? उसके अंदाज में जलन और पॉजिटिवनेस झलकती है। हयातो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, अरे वो सब एक एक्सीडेंट था। ईएएल तुम इतनी जेलस क्यों हो रही हो? ईएएल मुंह फुलाकर कहती है, मैं जेलस नहीं हूं, बस फोकस करो फाइट पर। टॉपिक बदलने के लिए वो तेज आवाज में कहती है, अब काउंटर अटैक करो, मौका मत गंवाओ। हयातो फौरन अपनी पोजीशन लेकर क्लेयर पर अटैक करता है, लेकिन क्लेयर हर मूव को आसानी से डॉज कर लेती है। ईएएल तुरंत एक और हुक्म देती है, अपना स्पेशल मूव यूज करो अभी। बिना हिचकिचाहट के हयातो अपनी 100 स्वॉर्ड को चार्ज करता है और एक बड़ी एनर्जी बॉल बनाता है जो तेज रफ्तार से क्लेयर की तरफ शूट होती है और एरिना में एक बड़े धमाके की आवाज गूंज उठती है। धुआं पूरी जगह भर जाता है। जब धुआं छंटता है तो सब हैरान रह जाते हैं और क्लेयर बिल्कुल ठीक खड़ी होती है। उसके आसपास एक शील्ड चमक रही होती है जो उसने अपने 100 कैनन्स से बनाई होती है। वो मुस्कुराकर कहती है, तुमने सोचा इतना आसान होगा मुझे हराना? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपनी असल ताकत। क्लेयर तुरंत अपने कैनन से लेजर काउंटर अटैक करती है। एक के बाद एक बीम्स हयातो पर बरसने लगती है। हर एक शॉट इतना शक्तिशाली होता है कि एरिना की जमीन तक हिल जाती है। हयातो जमीन पर गिर जाता है, उसका सूट जला हुआ और एनर्जी लगभग खत्म हो जाती है। सब लोग समझते हैं कि अब लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन वो धीरे धीरे उठता है, चेहरे पर दर्द के बावजूद खड़ा हो जाता है। वो जोर से कहता है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, चाहे सामने वाले में कितनी भी ताकत क्यों ना हो, मैं लड़ाई जारी रखूंगा। उसके इस हौसले को देखकर पूरा ऑडिटोरियम सन्न रह जाता है। क्लेयर अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहती है, अच्छा तो तुम्हें लगता है तुम अब भी खड़े रह सकते हो? तो चलो देखते हैं तुम मेरी असली ताकत कैसे झेलते हो। वो अपने कैनन्स को जोड़कर एक विशाल हथियार बना लेती है, बस्टर कैनन। पूरा एरिना एनर्जी चार्ज होने की आवाज से गूंज उठता है और कुछ ही पलों में क्लेयर एक तेज रोशनी और धमाके के साथ एक हाई स्पीड एनर्जी बीम हयातो की तरफ फायर करती है। एक ऐसा वार जो सब कुछ खत्म कर सकता है। जैसे ही क्लेयर का बस्टर बीम हयातो तक पहुंचने वाला होता है, उसे एक अजीब सी गर्मी और रोशनी अपने शरीर में दौड़ती महसूस होती है। एक नई ताकत, जैसे अंदर से कुछ जाग गया हो। वो तुरंत बीम से बचने के लिए जंप करता है और तेज रफ्तार से सीधे क्लेयर की तरफ चार्ज करता है। एक जबरदस्त स्लैश के साथ वो उसका कैनन तोड़ देता है, फिर अपनी स्वॉर्ड से बार बार हमला
करता है, इस बार उसके हर वार ज्यादा प्रीसाइज और कंट्रोल्ड होते हैं। क्लेयर उसके अटैक्स से बचने के लिए लगातार डॉज करती रहती है, लेकिन उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वो थकने लगती है। थोड़ी देर बाद वो अपना बस्टर कैनन रीजनरेट करती है और दोबारा फायर करने की तैयारी करती है, लेकिन इस बार हयातो पूरी तरह कॉन्फिडेंट होता है। वो अपना फुल बॉडी आर्मर एक्टिवेट कर देता है, उसके आसपास एक चमकदार एनर्जी ऑरा फैल जाती है और पूरा एरिना शॉक में आ जाता है। यहाँ तक कि क्लेयर भी घबराहट महसूस करती है। अपनी इज्जत और घमंड बचाने के लिए क्लेयर भी अपना फुल बॉडी आर्मर एक्टिवेट करती है। जैसे ही वो तैयार होती है, वो मल्टीपल एनर्जी प्रोजेक्टाइल्स हयातो की तरफ शूट करती है और फिर अपने विशाल कैनन से एक और विनाशकारी बीम लॉन्च करती है, पूरी ताकत के साथ इस ड्यूल को खत्म करने के इरादे से। क्लेयर का लेजर बीम इतना शक्तिशाली होता है कि वो एरिना की छत तक छेद देता है। पूरा बैटलफील्ड रोशनी और धमाकों से भर जाता है। इस जबरदस्त वार के बाद हयातो जमीन पर गिर जाता है। ईएएल तुरंत स्टेज पर दौड़कर आती है, उसके पास घुटनों के बल बैठकर देखती है और जब उसे हयातो के जिंदा होने के आसार मिलते हैं, वो गहरी सांस लेकर सुकून महसूस करती है। फिर वो क्लेयर की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, तुमने चीट किया है, तुमने कहा था तुम फुल बॉडी आर्मर नहीं इस्तेमाल करोगी, ये तो नाइंसाफी है। तभी शार्लोट 4 वहां आकर सबको समझाती है, रूल्स के हिसाब से क्लेयर ने कोई नियम नहीं तोड़ा, लेकिन हाँ, उसने अपना वादा जरूर तोड़ा है। ये सुनकर क्लेयर एक लम्हे के लिए चुप हो जाती है, फिर शांत लहजे में कहती है, तुम सही कह रही हो, मैंने अपना वादा तोड़ा है, इसीलिए ये लड़ाई मैं हार गई। इतना कहकर वो सिर झुकाकर एरिना छोड़कर निकल जाती है। कुछ वक्त के बाद हयातो लिटिल गार्डन के हॉस्पिटल के एक कमरे में बिस्तर पर आराम करते हुए दिखता है। उसकी चोटें अब भर चुकी होती हैं। जैसे ही वो होश में आता है, उसे सामने क्लेयर खड़ी मिलती है। वो तुरंत बिस्तर से उठ बैठता है, ये सोचकर कि अब तो उसे ईएएल और सबको एक्सपेल किया जा सकता है। हयातो पूरी तरह हैरान रह जाता है जब क्लेयर शांत आवाज में कहती है, रिलैक्स हयातो, कोई भी एक्सपेल नहीं होगा। उसके चेहरे पर थोड़ा सुकून आता है, लेकिन दिल के अंदर अब भी उसके सवाल और उलझनें बरकरार रहती हैं। वो धीरे से पूछता है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो क्लेयर? क्लेयर उसके पास चलकर आती है और गहरी नजर से देखते हुए कहती है, मैं हैरान हूँ हयातो, तुमने अपना फुल बॉडी आर्मर इतनी आसानी से कैसे एक्टिवेट कर लिया? नए स्टूडेंट्स के लिए तो ये लगभग नामुमकिन होता है। उसकी बात खत्म होती ही है कि ईल अचानक कमरे के दरवाजे से दौड़कर अंदर आती है। वो देखती है कि क्लेयर बहुत करीब खड़ी है हयातो के और बिना सोचे समझे बीच में आकर खड़ी हो जाती है, जैसे वो उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। वो तेजी से कहती है, क्लेयर, तुम्हें उसके इतने करीब होने की क्या जरूरत थी? क्लेयर हल्की सी मुस्कान लाकर कहती है, तुम गलत समझ रही हो ईल, मैं सिर्फ हयातो से माफी मांगने आई थी। ये कहकर वो अपना सिर झुकाकर शांत तरीके से कमरे से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद क्लेयर अपनी कार में बैठी होती है, जिसे लीडिया चला रही होती है। वो खिड़की के बाहर देखते हुए ख्यालों में खो जाती है। उसकी आंखों में अब भी ड्यूल के पल घूम रहे होते हैं। एरिका पीछे से कहती है, क्या बात है क्लेयर, तुम इतनी सीरियस लग रही हो, क्या ये सब हारने की वजह से है? क्लेयर बिना उसकी तरफ देखे हल्की सी आवाज में कहती है, नहीं, बात हारने की नहीं है, मुझे कुछ और महसूस हुआ उस लड़के में, कुछ अलग। एरिका गलत समझ लेती है, ये सोचकर कि क्लेयर नाराज है क्योंकि प्रोटैगोनिस्ट ने उसे छुआ था, जिसे क्लेयर घबराहट में झुठला देती है। अगले दिन सुबह हयातो अपने कमरे में पूरी तरह से ठीक होकर उठता है। इस दौरान एमिल उसके बहुत करीब होती है और उसकी तबीयत को लेकर परेशान नजर आती है। ये देखकर हयातो सोचता है कि जब वो अब बिल्कुल ठीक है तो वो इतनी फिक्र क्यों कर रही है, लेकिन एमिल कोई जवाब नहीं देती। हयातो कहता है कि उसे भूख लगी है, उसे एक जूस देती है ताकि वो अपनी एनर्जी वापस पा सके, क्योंकि लड़ाई ने उसे पूरी तरह थका दिया था। कुछ देर बाद एमिल उसे शहर के सेंटर चलने का न्योता देती है, ये कहते हुए कि वहां वो जितना चाहे खा सकता है। प्रोटैगोनिस्ट मान जाता है और एमिल हमेशा से ज्यादा एक्साइटेड लगती है। वो पूछता है कि वो इतनी खुश क्यों है, तो एमिल जवाब देती है कि वो इसलिए खुश है क्योंकि शहर के सेंटर का ये इनविटेशन असल में एक डेट का इनविटेशन है। ये सुनकर प्रोटैगोनिस्ट अपना जूस थूक देता है और सरप्राइज हो जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि सिटी सेंटर में वो दोनों भीड़ के दरमियान चलते हुए आइसक्रीम का मजा ले रहे होते हैं और प्रोटैगोनिस्ट थोड़ा अजीब महसूस करने लगता है क्योंकि सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। एमिल समझाती है कि सब लोग उसकी तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उसने क्लेयर के साथ लड़ाई की थी, जिससे उसे एक सुपरस्टार जैसा महसूस होता है। आइसक्रीम शेयर करने के अगले सीन के बाद एमिल प्रोटैगोनिस्ट को एक शांत जगह ले जाती है। वहां पहुंचकर हयातो को एहसास होता है कि आसपास सिर्फ कपल्स हैं, जिससे वो कुछ बेचैन महसूस करता है और एमिल की एक बात सुनकर वो टमाटर की तरह लाल हो जाता है। तभी करेन उसे कॉल करती है और अपनी चिंता जाहिर करती है क्लेयर के साथ उसकी लड़ाई के बारे में और ये कि उसने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया। बातचीत के दौरान करेन कहती है कि उसे उनके लेटर्स से लगा कि कोई और औरत उसके साथ है, तो वो पूछती है क्या ये सच है? प्रोटैगोनिस्ट इनकार करता है और कहता है कि वो किसी के साथ नहीं है। करेन फिर कहती है कि वो खुद आएगी ताकि सब कुछ अपनी आंखों से देख सके। करेन अपनी व्हीलचेयर में पहुंचती है और देखती है कि उसका भाई अकेला नहीं है। ईमेल अपना तारुफ कराती है, हाय, मैं ईमेल क्रॉसवर्ड हूँ। करेन पूछती है, तुम लड़का हो या लड़की? उसे ईमेल थोड़ी अजीब लगती है तो ईमेल कहती है कि वो लड़का है।
करेन फिर पूछती है, तो क्या तुम्हें मर्दों में दिलचस्पी है? ये सुनकर प्रोटैगोनिस्ट उसे डांट देता है ऐसा सवाल करने पर। बाद में जब वो लोग चल रहे होते हैं, करेन एमिल से पूछती है, क्या तुम्हारा इरादा मेरे भाई को लुभाने का है? एमिल इनकार करती है, ये कहते हुए कि वो दोनों लड़के हैं। ये सुनकर करेन को सुकून मिलता है। करेन एमिल को चेतावनी देती है, अगर तुमने हयातो को तकलीफ पहुंचाई तो मैं खुद तुम्हें संभाल लूंगी। फिर उनकी नज़र एक एडवर्टाइजमेंट पर पड़ती है जो सुरा हिरोशिमा के कॉन्सर्ट का होता है, करेन की पसंदीदा आइडल सिंगर। करेन बताती है कि सुरा डिसवाई आइलैंड्स पर एक आउटडोर कॉन्सर्ट करने वाली है। एमिल कहती है कि वो जगह यहाँ से बहुत दूर नहीं है और प्रोटैगोनिस्ट अपनी बहन से वादा करता है कि वो दोनों कभी मिलकर वो कॉन्सर्ट देखने जाएंगे। करेन फिर बताती है कि एक जगह है जहाँ वो काफ़ी वक्त से जाना चाहती थी। फिर वो सब मिलकर एक कैफ़े पहुँचते हैं जहाँ हर कोई अपना खाना ऑर्डर करता है। करेन अपने स्वादिष्ट खाने से बहुत खुश होती है और एमिल उसे अपने खाने का थोड़ा हिस्सा देती है, जिससे करेन और भी खुश हो जाती है। लेकिन उसका रवैया एमिल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहता। उसी वक्त क्लेयर, लीडिया और एरिका वहाँ आ जाती हैं। करेन क्लेयर के अनोखे हेयर स्टाइल को पहचान लेती है और उस पर एक मजाक भरा कमेंट करती है। क्लेयर ये सुन लेती है और प्रोटैगोनिस्ट से पूछती है, ये बदतमीज लड़की कौन है जिसने मुझे इंसल्ट किया? लेकिन हयातो कुछ कह पाता उससे पहले ही क्रिस स्टीनबेल्ट, जो एक छोटे लड़के जैसा दिखता है, जवाब देता है और अपना तारुफ क्लेयर के असिस्टेंट के तौर पर करवाता है। इसके बाद क्लेयर प्रोटैगोनिस्ट से स्टूडेंट काउंसिल में मदद मांगती है, लेकिन एमिल बीच में बोल पड़ती है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। लीडिया और एरिका एमिल को तसल्ली देती हैं कि वो उसे मजबूर नहीं कर रही, बल्कि बस टीम में शामिल होने का निमंत्रण दे रही हैं। शार्लोट चार भी वहां आती है और एमिल से कहती है कि उसे भी वहां मौजूद रहना चाहिए। क्लेयर प्रोटैगोनिस्ट को सिलेक्शंस ज्वाइन करने का इनविटेशन देती है, जो स्टूडेंट काउंसिल की एक खास टीम होती है। क्लेयर का मानना है कि उसकी जबरदस्त 100 ताकत बाकी बचे हुए सैवेजेस को खत्म कर सकती है जो इंसानियत के लिए खतरा बने हुए हैं। वो जोर देकर कहती है कि ये कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन ये भी जोड़ती है कि जिनके पास इतनी शक्ति है उन्हें उसे इंसानियत के भले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। एमिल मजाक में कहती है, अगर प्रोटैगोनिस्ट मान जाता है तो मैं भी उसके साथ चलूंगी, लिए भले ही मुझे अभी तक आधिकारिक दावत नहीं मिली हो। लीडिया बीच में बोलती है कि एमिल स्लेयर बनने के लायक नहीं है क्योंकि उसके पास जरूरी शक्ति नहीं है। एमिल गुस्से में लीडिया को एक ड्यूल के लिए चैलेंज करती है ताकि अपनी ताकत साबित कर सके, लेकिन तभी एक इमरजेंसी अलार्म बज उठता है। क्लेयर सबको समझाती है, सैवेजेस ने जे आइलैंड पर हमला कर दिया है, इसलिए हमें तुरंत निकलना होगा। जाने से पहले शार्लोट प्रोटैगोनिस्ट को बताती है कि अब उसकी जरूरत है। वो पूछती है, क्या तुम अपनी पहली असली लड़ाई सैवेजेस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो? ये सुनकर प्रोटैगोनिस्ट कुछ पलों के लिए सोच में पड़ जाता है। क्लेयर की यंग स्लेयर्स स्क्वाड्रन कंट्रोल बेस पर पहुंचती है, जहां वो क्रिस की मदद से सैवेजेस की गतिविधियों को मॉनिटर करती है। क्लेयर अपना प्लान बताती है, हम सैवेजेस को डिस्ट्रैक्ट करेंगे जब तक वॉरलैंड से रीइंफोर्समेंट नहीं पहुंच जाते। जैसे ही वो निकलने वाली होती है, प्रोटैगोनिस्ट जिद करता है कि वो भी मिशन में शामिल होगा और बताता है कि उसे भी पहले एक सैवेज ने अटैक किया था, जिसके नतीजे में उसकी कुछ यादें खो गई थीं। वो पूरी लगन से कहता है, मैं सिर्फ सैवेजेस को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, मैं हर एक सैवेज को खत्म करना चाहता हूँ। शार्लोट क्लेयर को बताती है कि प्रोटैगोनिस्ट को मिशन में शामिल करने का आइडिया असल में लीसा का था। ये सुनकर क्लेयर हैरान रह जाती है। मजबूरी में वो प्रोटैगोनिस्ट के शामिल होने की बात मान लेती है और शार्लोट ये भी कहती है एमिल को भी उनके साथ जाना होगा क्योंकि ये लीजा की रिक्वायरमेंट थी। लीजा इस बात की तस्दीक करती है, जिससे क्लेयर को थोड़ा सुकून मिलता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि हवाई जहाज में सफर करते हुए क्लेयर अटैक प्लान समझाती है। वो, लीडिया और एरिका एक नॉर्मल सैवेज और एक बड़े सैवेज, जिसे ट्रेंटा क्लास कहा जाता है, उसका सामना करेंगी, जबकि हयातो और एमिल एक नॉर्मल सैवेज से लड़ेंगे। जब वो लोग मंजिल पर पहुंचते हैं तो क्लेयर और बाकी लड़कियां एयरप्लेन से जंप करती हैं और अपने 100s एक्टिवेट करती हैं। नीचे गिरते हुए एक नॉर्मल सैवेज पर हमला करती हैं। टीम वर्क के साथ वो उसका कोर तबाह करके उसे जल्दी हरा देती हैं। अब एमिल और प्रोटैगोनिस्ट हयातो की बारी आती है। अचानक एमिल हयातो को प्लेन से धक्का दे देती है और समझाती है कि उसे अपना 100 एक्टिवेट करना होगा। दोनों मिलकर सैवेज पर हमला करते हैं और काफी मेहनत के बाद एमिल के एक तीर से उसका कोर तबाह कर देते हैं। इसी दौरान लड़कियां एक बड़े सैवेज ट्रेंटा क्लास का सामना कर रही होती हैं और सोचती हैं कि ये एक आसान जीत होगी, लेकिन वो सैवेज लीडिया और एरिका को गंभीर चोट पहुंचा देता है। क्लेयर अपना फुल बॉडी आर्मर और बस्टर कैनन इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके अटैक को रोक देता है। वो दोबारा कोशिश करती है, लेकिन समझ जाती है कि उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। तभी सैवेज हमला करता है और प्रोटैगोनिस्ट बीच में आकर क्लेयर को बचा लेता है। क्लेयर शर्मा जाती है जब हयातो उसे प्रिंसेस स्टाइल में गोद में उठा लेता है और गुस्से में कहती है, तुमने मेरा एक और पहली बार छीन लिया और मुझे दोबारा छुआ। सैवेज फिर से हमला करता है और दोनों मिलकर अपनी शक्ति से एयरपोर्ट और अंदर के लोगों को बचाते हैं। अटैक से बचकर हयातो क्लेयर को नीचे रखता है, लेकिन क्लेयर कमजोरी के कारण गिर जाती है। तभी एमिल वहां आती है और दोनों के साथ मिलकर मॉन्स्टर को हरा देती है। फिर हयातो को क्लेयर से बात करने पर डांटती है और थोड़ी जलन भी दिखाती है। जब सैवेज लीडिया पर हमला करने की कोशिश करता है, एमिल अपनी शील्ड से उसे बचा लेती है। सैवेज अपने क्लॉज से वापसी हमला करता है और इस दौरान
एमेल का असली जेंडर सबके सामने आ जाता है। असल में वो अमेलिया होती है। ये देखकर प्रोटैगोनिस्ट हयातो को अपने बचपन की एक पुरानी याद आती है और उसे समझ आता है कि अमेलिया वही लड़की है जिसे उसने बचपन में बचाया था। वो जोर से उसका असली नाम पुकारता है, अमेलिया, और अमेलिया उसे शांत करने की कोशिश करती है, जिससे वो अपने ऊपर फिर से कंट्रोल पा लेता है। आखिरकार वो सैवेज को बीच से काटकर हमेशा के लिए मार देता है और क्लेयर गुस्से में अमेल यानी अमेलिया को डांटती है, हयातो को किस करने के लिए और अपने जेंडर को छुपाने के लिए। अब क्लेयर को पूरी तरह समझ आ जाता है कि एमेल असल में अमेलिया है और वो हमेशा से एक लड़की थी। वापस लिटिल गार्डन लौटते हुए प्रोटैगोनिस्ट हयातो अपने पूरे अनुभव पे सोचता है, जबकि बाकी लोग अपनी चोटों से उभर रहे होते हैं। हयातो अपनी बहन करेन को सब कुछ बताता है जो हुआ और वह सुकून महसूस करती है कि कोई भी गंभीर तौर पर जख्मी नहीं हुआ। वह अपने गुस्से और घबराहट को शांत करने के लिए एक फॉरहेड किस मांगती है, जो हयातो कुछ देर बाद दे देता है। उसके बाद हयातो अपने कमरे में लौटकर अमेलिया से बात करता है। अमेलिया बताती है कि प्रेसिडेंट क्लेयर ने उसे लड़का बनकर रहने की इजाज़त दे दी है, लेकिन एक शर्त के साथ, उसे अपना कमरा बदलना होगा। फिर अमेलिया वेरिएंट्स के बारे में और बताती है, वो लोग जो सैवेज के वेनम जहर से संक्रमित हो जाते हैं। वह ये भी खुलासा करती है कि वो खुद और प्रोटैगोनिस्ट दोनों वेरिएंट्स हैं। अचानक हयातो बेचैन महसूस करता है और अमेलिया पर गिर जाता है, जिससे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। वातावरण कुछ पैशनेट सा हो जाता है, लेकिन अमेलिया घबरा कर उसे हल्की सी लात मार देती है और उसे पीछे हटा देती है। फिर बात करते हुए अमेलिया परेशान होती है, कहीं हयातो उसे पसंद तो नहीं करने लगा, लेकिन हयातो उसे तसल्ली देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही वो अपनी बात साबित करने वाला होता है, तभी क्लेयर वहां आ जाती है और दोनों को उस हालात में देखकर हैरान रह जाती है। हयातो जल्दी से समझाता है कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा था, लेकिन तभी वह क्लेयर के पास जाते हुए फिसल जाता है और गलती से उस पर गिर पड़ता है। अमेलिया क्लेयर से उसके लिए माफी मांगती है और मजाक में कहती है उसे एक और मौका मिलना चाहिए। फिर दोनों लड़कियों क्लेयर और अमेलिया के बीच हयातो को लेकर एक छोटी सी राइवलरी प्रतिद्वंद्विता शुरू हो जाती है और आसपास के स्टूडेंट्स उनकी बहस सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद अगले ही सीन में दिखाते हैं कि साकुरा अपने प्राइवेट प्लेन में बैठी होती है और जिजीबाई आइलैंड पर हयातो के सैवेज को हराने का वीडियो देख रही होती है। वह उसे उसके कमाल के कारनामों के लिए हीरो का दर्जा देती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि सुरा नहा रही होती है और हल्की सी धुन गा रही होती है, जब उसका असिस्टेंट फोन पर बात करते हुए बताता है कि सुरा चाहती है कि एक खास शख्स उसके कंसर्ट के दौरान उसका बॉडीगार्ड बने। दूसरी तरफ हयातो और अमेलिया अब भी लड़के के रूप में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वो दोनों फ्रिट्ज और लाया के खिलाफ एक टीम बैटल लड़ रहे होते हैं। लड़ाई के दौरान फ्रिट्ज अचानक एक तेज हमला करता है। हयातो महसूस करता है कि वो फिर से अपने ऊपर का कंट्रोल खो रहा है, लेकिन इस बार वो खुद को संभाल लेता है और ध्यान लगाकर अटैक से बच जाता है। आखिरकार वो और अमेलिया मिलकर लड़ाई जीत जाते हैं। एरिका इंटरकॉम पर उसे बधाई देती है और बताती है कि क्लेयर उसे बुलाना चाहती है एक सिलेक्शन मिशन के लिए। जब वह क्लेयर के ऑफिस पहुंचता है तो क्लेयर समझाती है कि यह मिशन सुरा का बॉडीगार्ड बनने से जुड़ा है, क्योंकि सुरा ने हयातो का ही नाम रिकमेंड किया है। थोड़ा सोचने के बाद प्रोटैगोनिस्ट हयातो मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। अब वह पहले से ही जीबाई आइलैंड पर होता है। सुबह अमेलिया उसे जगाती है। उसे देखकर हयातो हैरान होता है और अमेलिया उसे बाहर चलने का निमंत्रण देती है, लेकिन वह मना कर देता है, ये कहते हुए मुझे मिशन की तैयारी करनी है। उसके बाद हयातो लिडिया के साथ जाता है और सुरा साकुरा से मिलता है। सुरा प्लेन से उतरती है, उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे होते हैं। वह लिडिया और हयातो को ग्रीट करती है और फिर वहां से चली जाती है। जब वे लोग एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो भीड़ सुरा के लिए चीयर करती है, उसकी फेम की वजह से। ये देखकर हयातो हैरान रह जाता है, लेकिन सुरा का असिस्टेंट समझाता है उसके लिए ये तो आम बात है। फिर सब कार में बैठते हैं। लिडिया ड्राइव कर रही होती है और रास्ते में सब मिलकर बातें करते हुए सुरा के रहने की जगह अकोमोडेशन तक पहुंचते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो हयातो सुरा के लिए दरवाजा खोलता है। सुरा मुस्कुराकर कहती है, एक बॉडीगार्ड होने के नाते तुम्हें अपना काम ठीक से करना चाहिए। तभी हयातो को एहसास होता है कि उसने कमरा चेक ही नहीं किया। वो शर्मिंदगी में जल्दी से कमरे की तलाशी लेता है और सुरा को यकीन दिलाता है कि अंदर सब कुछ सुरक्षित है। अचानक सुरा उसे हैरान कर देती है। वो कहती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और फिर उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें उसका हीरोइक एक्ट रिकॉर्ड होता है। उसके भविष्य के प्लान सुनकर प्रोटैगोनिस्ट चौंक जाता है, लेकिन उसके डर की वजह से प्रिटेंड करता है कि वो उसका प्रपोजल मान गया है। जब सुरा नहाने जाने लगती है, वो हयातो से अपना फोन मांगती है। फोन देते वक्त गलती से हयातो उसकी ड्रेस देख लेता है और जब सुरा उसे वापस लेने की कोशिश करती है तो दोनों के बीच एक अजीब और अटपटी स्थिति पैदा हो जाती है, जहां वो फिर गलती से उसे देख लेता है। बाद में हयातो को अपनी बहन करेन की वो बात याद आती है, पानी में होती हुई औरतों से हमेशा संभल कर रहना। उसके बाद प्रोटैगोनिस्ट हयातो पूरे दिन सुरा के साथ उसकी एक्टिविटीज में रहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर पब्लिक अपीयरेंस तक। दिन के आखिर में वो दोनों कंसर्ट वेन्यू पर पहुंचते हैं, जहां हयातो को पता चलता है कि सुरा सिर्फ एक सिंगर ही नहीं बल्कि एक स्लेयर भी है, जो बिना हथियारों के कम्बैट में माहिर है। बाद में जब हयातो क्लेयर के साथ चल रहा होता है और बात कर रहा होता है तो क्लेयर उसे कहती है कि उसे जल्द ही उसे ढूंढना होगा। अगली सुबह हयातो अपने कमरे में और बाथरूम में आराम करने का फैसला करता है, ये सोचकर कि वह अकेला है, लेकिन वहां पहले से ही अमेलिया मौजूद होती है। उसे देखकर हयातो घबरा
घबरा जाता है, लेकिन अमेलिया मुस्कुराकर उसे अंदर बुला लेती है। बातों के दौरान अमेलिया उसे एक निशान मार्क दिखाती है जो उनके बचपन के वक्त का होता है। उसे देखकर हयातो को धीरे-धीरे यादें ताज़ा होने लगती हैं। फिर हयातो उसे अगले दिन बाहर घूमने का निमंत्रण देता है। अमेलिया खुशी में इतनी उत्साहित हो जाती है कि गलती से दोनों पानी में गिर जाते हैं। पानी में गिरते ही अमेलिया का असली शरीर दिखाई दे जाता है। वो जल्दी से शर्माते हुए बाहर भाग जाती है और उसी पल हयातो को फिर से अपनी बहन करेन की वो बात याद आती है, पानी में नहाती हुई औरतों से हमेशा संभल कर रहना। अगले ही सीन में दिखाते हैं कि 3 लोग एक साजिश रच रहे होते हैं कंसर्ट के अगले दिन कुछ बुरा करने की। उनका मकसद होता है सैवेज के कोर को चुराना। सुबह जब सुरा जागती है तो वो अपनी माँ की बचपन की बातें याद करती है। कुछ देर तक यादों में खोई रहने के बाद वो सोचती है हयातो इस वक्त क्या कर रहा होगा। दूसरी तरफ हयातो क्लेयर के समर हाउस में जाता है। वहाँ क्लेयर और बाकी लड़कियां स्विम सूट्स में होती हैं। ये देखकर हयातो थोड़ा शर्मा जाता है। क्लेयर उठती है बिना ये महसूस किए कि उसका बिकिनी टॉप खुल गया है और हयातो गलती से उसे बिना टॉप के देख लेता है। तभी लिडिया पूल से बाहर दौड़कर क्लेयर का बचाव करने आती है, लेकिन फिसल जाती है और सीधे हयातो पर गिर पड़ती है। पूरा माहौल अचानक से और भी ज्यादा अजीब और शर्मिंदा करने वाला बन जाता है। उस पल की असहजता खत्म होने के बाद क्लेयर गंभीर होकर बताती है कि ओवेरियन स्टोन चुरा लिया गया है और अब उसे ये मिशन दिया जाता है कि वह पता लगाए कि इसे किसने चुराया। फिर क्लेयर माहौल हल्का करने के लिए हयातो को स्विमिंग ड्यूल के लिए चैलेंज करती है और मजाक में उसे वो स्विम सूट दिखाती है जो उसने उसके लिए खास तौर पे चुना था। लेकिन हयातो मना कर देता है और वहां से चला जाता है, जिससे क्लेयर गुस्से में उसे पार्टी पूपर कह देती है। बाद में सिटी सेंटर में उसकी मुलाकात अमेलिया से होती है, जो इस बार एक साधारण लड़की के रूप में तैयार होती है। दोनों साथ चलने लगते हैं और एक स्टोर पर पहुंचते हैं जहां अमेलिया उसके लिए कुछ नॉर्मल कपड़े चुनती है ताकि वो अपनी आम शक्ल में ढल सके। अमेलिया की नजर एक नेकलेस पर टिक जाती है और हयातो उसे गिफ्ट के तौर पर खरीद देता है। जब वो दोनों वहां होते हैं, हयातो देखता है कि फ्रिज और लाया भी उसी स्टोर में आ रहे हैं, तो वो दोनों जल्दी से छिप जाते हैं जब तक वो लोग वहां से निकल नहीं जाते। स्टोर से बाहर आने के बाद दोनों एक फाउंटेन के पास बैठ जाते हैं। गर्मी के कारण अमेलिया ड्रिंक्स लेने चली जाती है जबकि हयातो वहीं रुकता है। तभी उसे क्लेयर का कॉल आता है। वो बताती है कि सुरा अकेली बाहर चली गई है, इसलिए उन्हें उस पर नजर रखनी होगी। क्लेयर मजाक में कहती है, तुमने मेरा स्विमिंग चैलेंज तो ठुकरा दिया, लेकिन अमेलिया के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए हाँ कर दी है ना। हयातो हंसकर सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर आगे कहती है, ठीक है, माफी के तौर पर तुम अमेलिया को शॉपिंग ले जाओ। हयातो मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, जैसा आप कहें। कॉल खत्म होते ही साकुरा अचानक उसके पास आ जाती है और कहती है कि वो उसे कुछ सीक्रेट चीज दिखाना चाहती है। हयातो मान जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि सुरा को अमेलिया के असली रूप लड़की होने का पता चले। दोनों वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद अमेलिया वापस लौटती है और इधर उधर देखती है। वो अचानक कहाँ चला गया, वो थोड़ा उदास और उलझी हुई महसूस करती है। कुछ देर बाद हयातो एक टैक्सी से सुरा के साथ वापस आता है और अमेलिया को टेक्स्ट करके पूरी स्थिति समझा देता है। दूसरी तरफ सुरा अपने असिस्टेंट से चैट में बात कर रही होती है। सफर के दौरान क्लेयर बाकी सबको इन्फॉर्म करती है कि हयातो इस वक्त सुरा के साथ क्या कर रहा है। उसकी आवाज में हल्की सी जलन, जेलसी झलकती है। वो बताती है कि जीपीएस के मुताबिक दोनों जुजू ग्रैंड कैनियन की ओर जा रहे हैं। वहां पहुंचकर सुरा हयातो को चारों ओर घुमाती है और आखिरकार उसे एक ओवरलुक पॉइंट पर ले जाती है जहां से ग्रैंड कैनियन का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। साकुरा हल्के मुस्कान के साथ कहती है, हयातो, तुमने इस आइलैंड को बचाया, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये जगह मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि जब मैं छोटी थी मेरी माँ मुझे यहीं लाया करती थी। वो आसमान की तरफ देखती है, हवा उसके बालों को उड़ाती है और कुछ देर के लिए दोनों खामोशी में उस पल को महसूस करते हैं जैसे समय वहीं रुक गया हो। वो पुरानी यादों में खो जाती है और धीरे धीरे एक गाना हमिंग करने लगती है। प्रोटैगोनिस्ट हयातो हैरान होकर कहता है, अरे ये तो वही धुन है जो मेरी बहन भी गुनगुनाती है। इस पर सुरा तुरंत चौंक कर कहती है, ये कैसे मुमकिन है, ये तो वो गाना है जो मेरी माँ ने सिर्फ मेरे लिए बचपन में बनाया था। लेकिन कुछ ही पल बाद उसके चेहरे पर एक पहचान की झलक उभर आती है। उसे याद आ जाता है कि बचपन में वो हयातो और उसकी बहन करेन से मिली थी और उसने यही गाना उनके साथ शेयर किया था। वो भावुक होकर कहती है, शायद उसी मुलाकात ने तुम्हारी बहन को गाना जारी रखने की हिम्मत दी थी। फिर साकुरा अपने बचपन की एक और याद बताती है जब उसकी मुलाकात वाइटली नाम के एक आदमी से हुई थी। वो आदमी रहस्यमयी और खतरनाक इरादों वाला था, लेकिन आखिर में उसी ने उसकी जान बचाई थी। वो सब याद करते हुए साकुरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से कहती है, मैं इन सब जज्बातों को एक नए गाने में पिरोऊंगी, ऐसा गीत जो मेरे दर्द और उम्मीद दोनों को बयान करेगा। थोड़ी देर बाद दोनों ओवरलुक छोड़ देते हैं, लेकिन अब शाम हो चुकी होती है, इसीलिए उन्हें बस पकड़नी पड़ती है। अचानक ही बस पर हमला हो जाता है। प्रोटैगोनिस्ट हयातो तुरंत हरकत में आता है। वो साकुरा को हमलों से बचाता है और जब वो लोग बस से बाहर निकलते हैं उन्हें एहसास होता है कि उन पर ट्रीना क्लास सैवेज ने हमला किया है।
हयातो पूरी ताकत से उस राक्षस और सैवेज से लड़ने लगता है ताकि साकुरा और बाकी लोगों को बचा सके। दूसरी तरफ क्लेयर अपने कम्युनिकेशन चैनल से कहती है, हम मदद के लिए रीइंफोर्समेंट्स भेज रहे हैं, बस थोड़ी देर और सह लो हयातो। इस बीच साकुरा भी अपना 100 एक्टिवेट करती है, लेकिन वो इसे सिर्फ डिफेंसिव तरीके से इस्तेमाल कर पाती है क्योंकि उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग नहीं है। वो डिफेंस संभालती है जबकि हयातो पूरी शक्ति से अटैक पर ध्यान देता है और आखिरकार सैवेज को पीछे धकेलने में कामयाब होता है। खुशी से भरकर सुरा उसे गले लगा लेती है और मजाक में कहती है, अब से तुम मेरे हस्बैंड हो। हयातो शर्मिंदा होकर कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी सैवेज दोबारा लौट आता है। इस बार वो और ज्यादा खतरनाक होता है। वो सुरा का डिफेंस तोड़ देता है और उसे जोर से फेंक देता है, लेकिन हयातो तुरंत उसे धक्का देकर एक तरफ हटा देता है। सैवेज इस मौके का फायदा उठाने ही वाला होता है कि अचानक अमेलिया बीच में आ जाती है, अब भी लड़के वाले कपड़ों में। वो हयातो और सैवेज के बीच खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में दृढ़ता और गुस्सा साफ झलकता है। थोड़ी ही देर में फ्रिट्ज और लाया भी वहां पहुंचते हैं और लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। तीनों मिलकर सैवेज के हाथ और पैर काट देते हैं, लेकिन वो तुरंत रीजनरेट कर लेता है। फिर भी लगातार हमलों से वो लोग उसे काफी कमजोर कर देते हैं। जब हयातो उसका कोर नष्ट करने जाता है, तभी एक अनजान लड़का उसे रोक लेता है। वो उन्हीं लोगों के ग्रुप का हिस्सा होता है जिन्होंने पहले सैवेज का कोर चुराया था। उसके साथ 2 लड़कियां होती हैं जो सामने वालों पर अचानक हमला कर देती हैं। लड़ाई के दौरान उनमें से एक लड़की हयातो के पास आती है और उसके 100 हथियार की नकल करके एक बिल्कुल वैसी ही कॉपी बना लेती है। अब सैवेज को हराने के बाद वो तीनों हयातो और उसकी टीम की ओर बढ़ते हैं। जब ऐसा लगता है कि हयातो और उसकी टीम हारने वाले हैं, तभी उन नई लड़कियों में से एक शांत आवाज में कहती है, और रीइंफोर्समेंट्स आ रहे हैं। वो तीनों कोर लेकर कहती हैं, वाइटली और विटली तो बहुत खुश होगा, और फिर वहां से गायब हो जाती है। कुछ ही देर बाद असल रीइंफोर्समेंट्स आखिरकार पहुंचती हैं। ऑफिस लौटने पर क्लेयर सबको समझाती है कि ये नए लोग शायद हंटर स्लेयर्स थे, ऐसे स्लेयर्स जो कानून का पालन नहीं करते। वहीं मौजूद शार्लेट बताती है कि वो लोग सैवेज कोर इसलिए चुराते हैं क्योंकि उनमें वेरिंग स्टोन्स जैसी शक्ति होती है। क्लेयर, फ्रिट्ज, लाया और अमेलिया को उनकी लापरवाह हरकतों पर डांटती है, लेकिन साथ ही उनकी बहादुरी और हिम्मत की तारीफ भी करती है। वो कहती है, तुम सबने अच्छा काम किया, मैं तुम्हें सिलेक्शन प्रोग्राम के लिए कंसिडर करूंगी। उसके बाद हयातो, प्रोटैगोनिस्ट और अमेलिया अपने कमरे की तरफ चलते हैं जहां वो दोनों एक डेट प्लान करते हैं, एक ऐसी डेट जिसमें कोई रुकावट ना हो। इसी दौरान साकुरा स्टेज पर होती है, अपनी माँ की याद में अगले दिन परफॉर्म करने की तैयारी में। थोड़ी देर बाद हयातो अपनी बहन कैरन के साथ प्रैक्टिस सेशन करता है ताकि साकुरा के कॉन्सर्ट में वो उसका सपोर्ट बन सके। रिहर्सल के दौरान साकुरा उसे बुलाती है। वो समुद्र के किनारे पहुंचता है जहां साकुरा उदास सी बैठी होती है। वो कहती है, मेरा संगीत एक धोखा है। लोग मुझे सिर्फ इसलिए सुनते हैं क्योंकि मैं एक वेरिएंट हूँ, और सैवेज ने मेरी आवाज पर रिएक्ट किया था। हयातो उसकी आंखों में देखता है और नरमी से कहता है, नहीं साकुरा, जब हम बच्चे थे मैं और कैरन तुम्हारा संगीत सुनकर खुश होते थे, तब तुम वेरिएंट नहीं थी। लोग तुम्हें इसलिए सुनते हैं क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है। उसकी बात सुनकर साकुरा फिर से अपना भरोसा पा लेती है और दोनों आने वाले कॉन्सर्ट डे का इंतजार करने लगते हैं। कॉन्सर्ट के दिन सुरा स्टेज पर आती है। लाइट्स और भीड़ के बीच वो अपना परफॉर्मेंस शुरू करती है। वो अपने 100 का इस्तेमाल करके स्टेज को चमका देती है और आखिर में वो अपनी माँ का गीत गाती है, दिल से, जज्बात से भरा हुआ। उसका गाना सुनकर कैरन को एहसास होता है कि सुरा वही लड़की है जिससे वो दोनों बचपन में मिले थे। अगले दिन सब लोग साकुरा को अलविदा कहते हैं। वो कैरन को अपना ऑटोग्राफ देती है और वादा करती है, जब मैं लौटूंगी हम दोनों साथ गाएंगे। फिर वो हयातो से मिलती है, मुस्कुराकर अलविदा कहती है और उसके गाल पे हल्का सा किस करती है, जिससे अमेलिया, क्लेयर और कैरन तीनों हैरान रह जाती हैं। अगले दिन सुबह हयातो जागता है और देखता है कि साकुरा उसके ऊपर खड़ी मुस्कुरा रही है। वो बताती है कि वो वापस आ गई है। तभी क्लेयर अंदर आती है और मजाक में कहती है, लगता है मुझे सुरा पर केस करना पड़ेगा। उसके लहजे में एक हल्की सी जलन साफ झलकती है। फिर अमेलिया भी वहां आ जाती है और तीनों हयातो को लेकर झगड़ने लगती है। हयातो उन्हें गंभीर स्वर में कहता है, बस करो, मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी चोट खाए। उसी वक्त ये जूल, जो क्लेयर का भाई है, हेलीकॉप्टर में सफर कर रहा होता है। अचानक उसे खबर मिलती है कि लाइजा ने एक अजीब रिस्पॉन्स दिया है जो इस बात का इशारा करता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ दोस्तों का ग्रुप समुद्र के किनारे मस्ती कर रहा होता है। पूरा दिन मजे और हंसी में बीतता है। साकुरा हयातो का हाथ पकड़कर उसे पानी में खेलने ले जाती है, जबकि अमेलिया एक तरफ बेचैन सी बैठी होती है क्योंकि अब भी उसे लड़के के रूप में रहना पड़ता है और वो चाहकर भी हयातो का ध्यान अपने ऊपर नहीं खींच पाती जैसे बाकी लड़कियां करती हैं। थोड़ी देर बाद अमेलिया और साकुरा के बीच ये बात छिड़ जाती है कि उन दोनों में से हयातो के ज्यादा करीब कौन है। तभी कैरन वहां आ जाती है और दावा करती है कि वही उसके सबसे करीब है क्योंकि वो उसे बचपन से जानती है। बाद में सब मिलकर खाना खाते हैं और जब वो खत्म करते हैं तो सूरा का शुक्रिया अदा करते हैं इतना लजीज खाना बनाने के लिए। खाने के बाद कैलोरीज बर्न करने के लिए फ्रिट्ज सबको वॉलीबॉल खेलने का इन्विटेशन देता है। हयातो टीम बनाता है अमेलिया के साथ, जबकि फ्रिट्ज साथ लेता है लिया को। गेम शुरू होता है जब ऑरेंज बालों वाली लड़की पहला सर्व करती है अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए, जिससे मैच बहुत ही इंटेंस हो जाता है। गेम के बीच में अमेलिया बॉल पकड़ने में थोड़ी गलती कर देती है और बॉल साइड में चली जाती है। प्रोटैगनिस्ट
प्रोटैगनिस्ट तेजी से दौड़कर उसे हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से क्लेयर पे गिर जाता है। उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है जिसमें वॉरलैंड का एम्बलम बना होता है। उससे झूल बाहर निकलता है और अपना तारुफ कराता है और हयातो और अमेलिया की स्किल्स की तारीफ करता है। फिर वो अपनी बहन क्लेयर को हेलीकॉप्टर में ले जाता है क्योंकि उन्हें एक जरूरी मसला डिस्कस करना होता है। कुछ देर बाद अमेलिया और प्रोटैगनिस्ट को प्रेसिडेंट क्लेयर के कहने पर स्टूडेंट काउंसिल रूम बुलाया जाता है। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि फ्रिट्ज और लाया भी वहां मौजूद हैं। क्लेयर उन्हें बताती है कि उसने सबको क्यों बुलाया है और उन्हें एक मिशन असाइन करती है। वो फ्रिट्ज और लाया को भी बताती है कि अब वो सिलेक्शन का हिस्सा बन चुके हैं और ये उनका पहला ऑफिशियल मिशन होगा। मीटिंग खत्म होने के बाद जूल प्रोटैगनिस्ट को बुलाता है और कहता है कि उसके साथ चलकर एक बात करनी है। दोनों एलिवेटर में बैठकर बिल्डिंग के नीचे के लेवल्स तक जाते हैं। वहां जूल पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट को मालूम है कि लिटिल गार्डन की एनर्जी का असल सोर्स क्या है। प्रोटैगनिस्ट कहता है फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर, लेकिन जूल उसे सुधारता है और असली एनर्जी सोर्स दिखाता है। वो दोनों एक कमरे में पहुंचते हैं जहां लीजा होती है, जो लिटिल गार्डन की सबसे क्रूशियल पावर सोर्स है। फिर जूल एक और सच बताता है कि लीजा असल में उसकी और क्लेयर की बहन है। इसी दौरान क्लेयर वहां आ जाती है और अपने भाई जूल को डांटती है कि उसने हयातो को इतनी कॉन्फिडेंशियल जगह पे क्यों ले आया। दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है, लेकिन जूल बताता है कि प्रोटैगनिस्ट के पास एक सीक्रेट पावर है जो शायद लीजा को जगा सकती है। वो प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि वो कैप्सूल को छुए। जब वो ऐसा करता है तो लीजा नहीं जागती। जूल थोड़ा मायूस होता है, लेकिन कहता है कि उसे यकीन है बहुत जल्द वो कामयाब होगा। फिर वो ये भी बताता है कि विटली का निशाना अब लीजा पर है। जाते वक्त जूल मजाक में अपनी बहन क्लेयर और प्रोटैगनिस्ट को छेड़ता हुआ वहां से चला जाता है। क्लेयर और हयातो एलिवेटर में वापस जाते हैं और वो उसे वादा करती है कि वो जल्द सब कुछ समझा देगी। साथ ही उसे कह देती है कि उसने जो कुछ देखा और सुना वो सब राजा रखे। इसके बाद पूरी सिलेक्शन टीम अपने मिशन के लिए प्लेन से सफर करती है, रास्ते में अपनी प्लान्स और स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हुए। और उस जगह पे पहुंचने के बाद वो लोग बेस में दाखिल होते हैं और अपने टेंट की तरफ जाते हैं। जब हयातो और अमेलिया टेंट में दाखिल होने ही वाले होते हैं, एक लड़की तेजी से उनकी तरफ दौड़ती है और अमेलिया को प्रिंसेस कहकर पुकारती है। उसका डिस्गाइज उस लड़की को धोखा नहीं देता। वो लड़की अपना तारुफ प्रोटैगनिस्ट से करवाती है, क्लॉडिया, स्लेयर फ्रॉम द यूनिफाइड ब्रिटानिया आर्मी। क्लॉडिया कहती है कि अमेलिया उसके साथ गुटेनबर्ग वापस चले क्योंकि वो उसे बहुत याद करती है। इस बीच हयातो पूरी तरह हैरान होता है और अमेलिया से पूछता है कि ये सब क्या है। आखिरकार अमेलिया सच बताती है कि वो असल में गुटेनबर्ग फैमिली की प्रिंसेस है। क्लॉडिया फिर कहती है कि मिशन खत्म होने के बाद वो दोनों साथ वापस चलें, लेकिन अमेलिया अपने पुराने घर लौटना नहीं चाहती। वो अपनी दोस्त से कहती है कि उसे हयातो पसंद है। ये सुनकर क्लॉडिया जोश में आ जाती है और प्रोटैगनिस्ट को ड्यूल के लिए चैलेंज करती है। वो दोनों एक डोजो में जाते हैं जहां क्लॉडिया एक शर्त रखती है, अगर हयातो हार गया तो अमेलिया को उसके साथ गुटेनबर्ग वापस जाना होगा, लेकिन अगर वो जीत गया तो प्रिंसेस यहीं रुक सकती है। लड़ाई शुरू होती है, दोनों बेहतरीन स्किल्स के साथ लड़ते हैं, लेकिन आखिरकार प्रोटैगनिस्ट जीत जाता है। क्लॉडिया थोड़ी मायूस होती है लेकिन हार मान लेती है। बाद में अमेलिया और हयातो थोड़ा वक्त साथ गुजारने निकलते हैं और वो शहर की गलियों में वॉक और डिनर करते हुए घूमते हैं। जब वो रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो उनके पास से एक हंटर गुजरता है जो उन्हें शकी और बुरे इरादे से देखता है, लेकिन वो दोनों इस बात पर ध्यान नहीं देते। अगले दिन पूरा ग्रुप मिशन का रिव्यू करता है जो उन्हें पूरा करना होता है। उन्होंने अपने आप को टीम्स में बांट लिया होता है। प्रोटैगनिस्ट की टीम में होती है अमेलिया, क्लेयर, क्लॉडिया और एरिका, जबकि दूसरी टीम में होते हैं फ्रिज, लाया, लिडिया और दो और लड़कियां। इसके बाद हर ग्रुप अलग अलग हेलीकॉप्टर्स में बैठकर जंगल के मुख्तलिफ जगहों पर निकलता है। हयातो की टीम कुछ सैवेजेस से लड़ती है और ये जंग रात तक चलती है। इसी दौरान उन पर हंटर्स का ग्रुप भी नजर रखता है जो उसी जगह मौजूद होता है। रात होने पर सब मिलकर वॉच शिफ्ट सेट करते हैं ताकि कोई ना कोई हमेशा गार्ड ड्यूटी पर रहे। अमेलिया चाहती है कि वो प्रोटैगनिस्ट के साथ ड्यूटी करे, लेकिन क्लॉडिया और क्लेयर उसे मना कर देती हैं और उसे एरिका के साथ गार्ड पे लगा देती है। कुछ घंटों बाद उनकी शिफ्ट खत्म होती है और अब क्लेयर, क्लॉडिया और हयातो की बारी होती है। प्रोटैगनिस्ट और क्लेयर आसमान की तरफ देखते हुए सितारों को ताक रहे होते हैं। उस लम्हे में हयातो को अपनी बहन याद आती है जो सितारों से मोहब्बत करती है, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से उन्हें देखने बाहर नहीं जा सकती। अचानक क्लॉडिया आती है और उन्हें बताती है कि उसने लेक के पास एक सैवेज देखा है। वो दोनों को कहती है कि जाकर उससे निपटें। उन्हें ये अंदाजा नहीं होता कि ये सब क्लॉडिया का प्लान था ताकि वो दोनों थोड़ा वक्त साथ गुजारें और एक दूसरे के करीब आ जाएं, जबकि उस दौरान वो अमेलिया को वापस गुटेनबर्ग ले जा सके। हयातो और क्लेयर लेक की तरफ बढ़ते हैं और वहां वाकई एक सैवेज मिलता है। क्लेयर अपनी 100 एक्टिवेट करके अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मिट्टी में फिसल जाती है और मॉन्स्टर के बिल्कुल सामने गिर जाती है। उस वक्त जब सैवेज उस पर वार करने वाला होता है, प्रोटैगनिस्ट तेजी से दौड़कर क्लेयर को बचाता है और सैवेज पर वार करता है और उसे मार गिराता है। इसके बाद वो दोनों वापस अपनी टीम के पास लौटते हैं जहां क्लेयर उसका शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए। वो देखती है कि उसका पूरा जिस्म कीचड़ से भर गया है, तो वो कहती है कि उसे साफ होने की जरूरत है। दोनों पास के लेक की तरफ चले जाते हैं। इसी दौरान अमेलिया टेंट में सो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उठकर बाहर निकलती है और देखती है कि क्लॉडिया अकेली बैठी है। क्लॉडिया उसे बताती है कि उनके गार्ड साथी यानी हयातो और क्लेयर अभी लेक के पास डेट कर रहे हैं। ये सुनकर अमेलिया को थोड़ा गुस्सा और जलन महसूस होती है। दूसरी तरफ क्लेयर अपने कपड़े उतारकर लेक में उतर जाती है। हयातो जो पीठ घुमाए खड़ा होता है पूछता है, पानी कैसा है?
क्लेयर मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल थर्मल स्प्रिंग जैसा लग रहा है। इसी बीच अमेलिया अब भी अपनी फ्रेंड की बातों से परेशान होती है, लेकिन फिर भी गुटेनबर्ग वापस जाने से इनकार करती है। लेक के पास क्लेयर प्रोटैगनिस्ट से बात करते हुए दिल की बातें खोलती है। वो बताती है कि उसकी बहन एक वेरिएंट कैसे बनी और ये सब उनकी माँ की वजह से हुआ था। वो समझाती है कि उसकी बहन उस हालत में कैसे पहुंची रही जब उसने क्लेयर को बचाते हुए अपनी जान दांव पर लगा दी। क्लेयर कहती है कि कभी कभी उसे लगता है कि वो सिर्फ अपने लिए लड़ रही है और ये सोचकर वो खुद को स्वार्थी महसूस करती है। हयातो उसे तसल्ली देता है, से कहता है, मैं भी अपनी बहन के लिए लड़ता हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है। उसके अल्फाज क्लेयर के दिल को छू जाते हैं और वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर हमारे साथ मिलकर लड़ते रहना। अचानक उस लम्हे के बीच ही प्रोटैगनिस्ट का कम्युनिकेटर बजता है। उसे एक कॉल आती है। क्लेयर लेक से बाहर निकलती है, लेकिन फिसल जाती है और सीधा हयातो पर गिरती है। हयातो एकदम से हैरान हो जाता है, लेकिन जल्दी से अपनी शर्ट उसके हाथ में दे देता है ताकि वो खुद को ढक सके और फिर तुरंत कॉल रिसीव करता है। दूसरी टीम से खबर मिलती है कि 3 हंटर्स जो विटली के 4 एजेंट्स में से हैं, सब पर हमला कर रहे हैं। इसी दौरान आसमान में फ्रिज की तरफ से एक फ्लेयर छूटता है, जो कि मदद का सिग्नल होता है। हयातो फौरन लड़कियों को ढूंढने निकल पड़ता है, जबकि क्लेयर दूसरी टीम की मदद के लिए दौड़ जाती है। वहां हंटर्स ने फ्रिज की टीम पर हमला कर दिया होता है और सबको हरा दिया है। सिर्फ लीडिया अभी भी लड़ रही होती है पूरी हिम्मत के साथ, जब तक मदद ना आ जाए। वो अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन उनमें से एक हंटर अपनी वेरिएंट पावर का इस्तेमाल करता है और उसे हरा देता है। जब वो लीडिया को खत्म करने ही वाला होता है, तभी क्लेयर वहां पहुंचती है और उसका हमला रोक देती है। वो लीडिया की हिम्मत की तारीफ करती है और लीडिया सुकून के साथ बेहोशी में चली जाती है। फिर क्लेयर हंटर्स को एक मौका देती है कि अगर वो विटली के बारे में सब कुछ बता दें तो वो उन्हें प्रोटेक्शन देगी और उनकी जान बख्श देगी। लेकिन हंटर्स क्लेयर की बात मानने से इनकार कर देते हैं। उनमें से एक लड़की क्लेयर पे हमला करती है, लेकिन क्लेयर अपनी फुल बॉडी आर्मर में होने की वजह से उसे आसानी से हरा देती है। वो फिर से उन्हें कहती है कि सरेंडर कर दें, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हयातो अपने दोस्तों से कहता है, लगता है आज तुम लोगों की किस्मत अच्छी है। तब हंटर रोबिन अपने साथियों नेज और नेरी से कहता है, अटैक करो, क्योंकि बारिश में क्लेयर की पावर कमजोर पड़ जाती है। वो तीनों मिलकर हमला करते हैं और रोबिन एक तेज वार करता है जो क्लेयर को जमीन पे गिरा देता है। जब वो उस पे आखिरी वार करने ही वाला होता है, तभी एरिका वहां पहुंचती है और अपनी 100 से रोबिन को रोक लेती है। उसी वक्त अमेलिया और क्लॉडिया हयातो के साथ वहां पहुंच जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है, जो बेहद इंटेंस होती है। लड़ाई के दौरान अमेलिया पहले नेरी को हराकर उसे बेहोश कर देती है, फिर पूरी ताकत से नेज को भी शिकस्त दे देती है। दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट का सामना रोबिन से होता है, जो अपनी वेरिएंट एनर्जी का पूरा इस्तेमाल कर रहा होता है, इतना कि उसका जिस्म तकलीफ से भर जाता है। हयातो भी अपना फुल बॉडी आर्मर पहनता है और पूरी शिद्दत से लड़ता है। लड़ाई के दौरान हयातो को रोबिन की दुख भरी यादें दिखाई देती हैं, उसकी 2 बहनों के साथ गुजरा हुआ दर्द और तकलीफ भरा अतीत। जब लगता है कि रोबिन हार गया है, तभी पानी से एक नया खतरा उभरता है, एक ड्रैगन जैसा सैवेज बड़े विंग्स के साथ। वो क्रीचर आसमान में उछलकर टीम के कैंप्स पर एनर्जी ब्लास्ट छोड़ना शुरू कर देता है। रोबिन इस मौके का फायदा उठाता है और अपने घायल हंटर्स को वापस ले आता है। फिर वो एक डील प्रपोज करता है कि अगर वो लोग मिलकर इस मॉन्स्टर को हरा दें तो उसे उसका कोर रखने दिया जाए। वो मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है, अपनी एनर्जी को मैक्सिमम लेवल पर अनलीज करता है और सबके मना करने के बावजूद उस पर सीधा हमला कर देता है। रोबिन हार नहीं मानता, वो लगातार हमले करता रहता है। जब वो अपनी तलवार से मॉन्स्टर पर वार करता है तो उसे महसूस होता है कि उस क्रीचर के आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर है। फिर भी वो रुकता नहीं, बार बार कोशिश करता रहता है। लेकिन अचानक मॉन्स्टर उस पर निशाना साधकर एक जबरदस्त ब्लास्ट छोड़ता है जो उसे दूर तक उड़ा देता है। प्रोटैगनिस्ट तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ता है और वक्त पे पहुंचकर उसे जमीन से टकराने से बचा लेता है। जख्मी हालत में रोबिन उसे कहता है, ये मेरी बहनों का ख्याल रखना, और फिर धीरे धीरे बेहोशी में चला जाता है। इसी बीच एरिका अपनी डिवाइस से वो इंटरफेरेंस डिटेक्ट करती है जो उन्होंने पहले क्रिएट की थी, ताकि सबका कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन वापस आ सके। फिर सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वो अपनी कॉम्बाइंड पावर्स से मिलकर उस मॉन्स्टर पर एक साथ हमला करेंगे। लेकिन सबके मिलकर हमला करने के बावजूद उनकी कॉम्बाइंड पावर मॉन्स्टर के बैरियर को तोड़ने के लिए काफी नहीं होती। उनके पास एनर्जी कम पड़ जाती है। तब ट्रिला उन्हें बताती है कि लिजा का सुझाव है प्रोटैगनिस्ट अपना वेरिएंट वायरस क्लेयर को ट्रांसफर करे, मतलब दोनों को शेयर करना पड़ेगा। अमेलिया इस बात पर सख्त एतराज करती है, लेकिन हालात इतने खराब हो जाते हैं कि वो मजबूरन राजी हो जाती है। हयातो आगे बढ़ता है और प्रेसिडेंट क्लेयर को किस करता है। उसी पल उसके अंदर से एक तेज एनर्जी सर्ज निकलती है। क्लेयर सबको कहती है, तैयार हो जाओ, एक साथ हमला करते हैं। सब अपनी पूरी ताकत से एक साथ फायर करते हैं और आखिरकार मॉन्स्टर का बैरियर टूट जाता है। उसके बाद हयातो अपनी वेरिएंट पावर का इस्तेमाल करके फाइनल ब्लो देता है, मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काट देता है। जंग के बाद प्रोटैगनिस्ट थकान और जख्मों के बोझ से पानी में गिर जाता है और अमेलिया फौरन उसे बचाने के लिए छलांग लगा देती है। जब वो उसे ढूंढ लेती है तो वो उसे कुछ देती है ताकि उसकी थोड़ी एनर्जी वापस आ जाए। मिशन से लौटते वक्त क्लेयर परेशान होती है कि शिकारी अब क्या करेंगे और उसके भाई के हॉस्पिटल में क्या इरादे हो सकते हैं। शार्लोट एमिल को तसल्ली देती है कि सब ठीक हो जाएगा। अमेलिया झुककर प्रोटैगनिस्ट को कुछ देने लगती है, लेकिन तभी कैरन और सकुरा कमरे में दाखिल होती हैं और उन्हें ये मंजर कुछ शक भरा लगता है। अचानक प्रोटैगनिस्ट रिएक्ट करता है और सब लोग सुकून का सांस लेते हैं उसकी सेहत देखकर। दूसरी तरफ एक औरत को पता चलता है कि रोविन और उसकी बहनें वापस नहीं आएंगी।
वो कुछ कैप्सूल्स की तरफ देखकर कहती है कि ये फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब उसके प्लान को कोई नहीं रोक सकता। इसी दौरान एक जंगल में 2 स्लेयर्स एक लाल जंगली क्रीचर से लड़ रहे होते हैं। जब उन्हें आखिरकार एहसास होता है कि उस क्रीचर का कोई कोर ही नहीं है, तो सब हैरान रह जाते हैं। अचानक वो मॉन्स्टर एक ऐसी आवाज़ निकालता है जो उनका दिमाग घुमा देती है और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक औरत उन पे पीछे से हमला करती है। उसके बाद वो औरत जोश में कह उठती है कि उसका एक्सपेरिमेंट काम कर गया और हमें फिर दिखाते हैं स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस में, जहाँ क्लेयर एक मीटिंग बुलाती है चुने हुए लोगों के साथ और बताती है कि शिकारियों को एक कमरे में बंद किया गया है, लेकिन अब तक उनसे कोई काम की जानकारी नहीं मिल सकी। वो ये भी बताती है कि विटली उनके बेस से भाग गया है और इस वजह से सिक्योरिटी बढ़ाना जरूरी है, खासकर जब लिटिल गार्डन एनिवर्सरी फेस्टिवल करीब आ रहा है। ये फेस्टिवल एक स्कूल इवेंट होता है जहां आम लोग भी बुलाए जाते हैं, इसलिए उनका प्लान होता है कि सेलिब्रेशन के दौरान पोर्ट पे डॉक किया जाए। जैसे ही वो तैयारियां शुरू करते हैं, दूसरे इलाकों के स्लेयर भी पहुंचने लगते हैं, जिनमें क्लॉडिया भी शामिल है, जो अब भी अमेलिया को तंग करने से बाजे नहीं आती। फेस्टिवल की तमाम तैयारियों के बाद प्रोटैगनिस्ट अपनी बहन से मिलने जाता है और देखता है कि सुरा किसी दूसरे कमरे की तरफ जा रही है। वो उसके पीछे जाता है और जब कमरे में दाखिल होता है तो वहाँ कैरन, शार्लॉट और सकुरा मौजूद होती हैं। वो को बताती हैं कि उसकी बहन फेस्टिवल में परफॉर्म करेगी एक खास डिवाइस की मदद से, जो उसे उड़ने और आम तरह चलने में मदद करेगा। लेकिन सुरा पूरी तरह से यकीन में नहीं होती, पर उसका भाई उसे हौसला देता है कि एक बार कोशिश जरूर करे। सुरा फिर उसे कमरे से बाहर ले जाती है क्योंकि रिहर्सल के दौरान उसका वहां रहना मना होता है। आखिरकार फेस्टिवल शुरू होता है और दोस्तों का ग्रुप सिक्योरिटी ड्यूटी पर होता है, जबकि लोग मजे से जश्न मना रहे होते हैं। कुछ घंटों बाद प्रोटैगनिस्ट थोड़ा आराम करता है अमेलिया के साथ, जो उसके साथ काफी प्यार भरा रवैया रखती है। अचानक उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि लाया और एरिका एक कैफे में वेट्रेस के लिबास में है। अमेलिया फौरन वाइस प्रेसिडेंट की तस्वीर खींच लेती है और मजाक में कहती है कि ये फोटो क्लियर को भेज देगी। जब वो कैफे के अंदर जाते हैं तो उन्हें बहुत सी लड़कियां मिलती हैं जो ऐसे ही कॉस्ट्यूम पहने होती हैं। एरिका मजाक में कहती है कि अमेलिया को भी ऐसा ड्रेस पहनना चाहिए, क्योंकि सब लोग समझते हैं कि वो एक लड़का है। सबको ये आइडिया और भी मजेदार लगता है। वो लोग आखिरकार अमेलिया को तैयार कर लेते हैं और जब वो वेट्रेस के आउटफिट में वापस आती है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो असल में एक लड़की जैसी ही लग रही होती है। मजाक में सब प्रोटैगनिस्ट पे दबाव डालते हैं कि वो उसे टच करे, जिसके जवाब में अमेलिया हंसते हुए कहती है कि ये सब पैडेड है, लेकिन एरिका मजाक में उसे धक्का दे देती है और वो सीधा अमेलिया पर गिर जाता है। सब लोग फौरन उस सीन की तस्वीरें खींचने लगते हैं मजे लेते हुए। वो उन दोनों को और छेड़ना चाहते हैं, लेकिन एरिका कहती है कि उसे काम पर वापस जाना है और वो उन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद हयातो कैरन से मिलने आता है और देखता है कि वो अपने कॉन्सर्ट के लिए तैयार हो रही है। वो उसे शुभकामनाएं देता है। तभी सकुरा और उसकी असिस्टेंट वहां आती हैं और सब आने वाले परफॉर्मेंसेस पर बात करते हैं। अचानक झूल आता है, अपना तारुफ कराता है और दोनों लड़कियों को अच्छी किस्मत की दुआ देकर चला जाता है। कॉन्सर्ट शुरू होता है और सकुरा अपने 100 का इस्तेमाल करते हुए एक जबरदस्त ओपनिंग परफॉर्मेंस देती है। जब सब लोग उस परफॉर्मेंस में पूरी तरह डूब जाते हैं, उसी वक्त वो औरत जो रेड सैवेज को कंट्रोल करती है, जो इवेंट हॉल में दाखिल होती है, वो गार्ड ड्यूटी पे खड़ी एक स्लेयर को हिप्नोटाइज कर देती है और फिर एक लंबी गैलरी से गुजरते हुए अंदर की तरफ बढ़ती है। इसी दौरान सकुरा अपना पहला गाना मुकम्मल करती है और कैरन का तारुफ करवाती है। कैरन स्टेज पर आती है, कुछ दिल से निकली बातें करती है, फिर अपना 100 एक्टिवेट करती है और ट्रांसफॉर्म होकर एक खूबसूरत गाना गाती है, जिसे सुनकर पूरी ऑडियंस फख्र और जज्बात से भर जाती है। कैरन अपना गाना खत्म करती है और फिर सकुरा अनाउंस करती है कि अब वो दोनों मिलकर एक साथ गाएंगी। थोड़ी दूर से झूल उन दोनों को देख रहा होता है, जब दोनों अपनी आवाज़ों से सबको मोहित कर रही होती हैं। सब लोग पूरी तवज्जो के साथ उनका परफॉर्मेंस देखते हैं। दूसरी तरफ क्लेयर को खबर मिलती है कि स्टाफ एंट्रेंस के पास एक स्लेयर बेहोश हालत में मिला है और उसे कुछ भी याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। प्रेसिडेंट फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और हयातो और एमिल को बुलाती है। जब लोग सुकून से फेस्टिवल का मजा ले रहे होते हैं, अचानक एक रोबोटिक बी नजर आती है। एरिका उसे अपनी चेन से पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो फौरन फट जाती है। इसके बाद हल्ला मच जाता है, क्योंकि कंट्रोल टावर के अंदर से और भी कई रोबोटिक बीज निकलने लगती है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है, जिससे पूरी जगह का बिजली सिस्टम बंद हो जाता है। जब वो लोग जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये बीज असल में क्लीनिंग रोबोट्स के अंदर से निकल रही हैं और हर जगह तबाही मचा रही हैं। क्लेयर फौरन हुक्म देती है कि बची हुई सब बीज को खत्म कर दिया जाए। एरिका उसे खबर देती है कि उन बीज के अंदर वेरिएबल स्टोन के पार्टिकल्स मिले हैं, जिससे क्लेयर ये नतीजा निकालती है कि इस सब के पीछे विटली का हाथ है। इस सिचुएशन के नतीजे में वो लोग फैसला करते हैं कि फेस्टिवल को फौरन कैंसिल कर दिया जाए और लिटिल गार्डन को एवैक्यूएट किया जाए। इसी दौरान प्रोटैगनिस्ट और अमेलिया इमरजेंसी कॉल का जवाब देते हैं, लेकिन लोग अब भी स्टेडियम में मौजूद हैं जहां कॉन्सर्ट चल रहा होता है। सकुरा भी अलर्ट रिसीव करती है और सबको अनाउंस करती है कि फेस्टिवल अब कैंसिल कर दिया गया है। अचानक कई धमाके सुनाई देते हैं और वो कोशिश करती है कि भीड़ को शांत रखे। दूसरी तरफ शार्लॉट क्लेयर को सिक्योरिटी फुटेज दिखाती है, जिसमें साफ नजर आता है कि जो औरत अंदर आई थी वो असल में विटली थी और इस तरह उनके शक कंफर्म हो जाते हैं। प्रेसिडेंट फौरन
फौरन हुक्म देती है कि हंटर्स पर और सख्त निगरानी रखी जाए, जबकि चुने हुए स्टूडेंट्स और मार्शल आर्ट्स के स्टूडेंट्स मिलकर इन रोबोटिक बीट से निपट रहे होते हैं। इनमें से एक रोबोटिक बी मेन सर्वर तक पहुंच जाती है और लिटिल गार्डन के कंप्यूटर्स में वायरस डाल देती है, जिससे पूरा सिस्टम कमजोर हो जाता है। इस वजह से उन्हें वक्त पर एक एयरक्राफ्ट हमले का पता नहीं चल पाता। थोड़ी देर बाद प्लेन्स सीधा लिटिल गार्डन से टकरा जाते हैं। तब सबको समझ आता है कि वायरस ने उनका सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह कंप्रोमाइज कर दिया है। उन प्लेन्स से कई सैवेज निकलते हैं जिनके पास कोई कोर नहीं होता। शार्लोट उन्हें रिप्लिकेंट्स का नाम देती है क्योंकि ये रोबोटिक कॉपीज होती हैं जो विटली ने बनाई होती हैं। क्लेयर फौरन एरिका और लीडिया को हुक्म देती है कि वो इन रिप्लिकेंट्स से लड़ें। उसी वक्त हयातो और अमेलिया प्रेसिडेंट के पास पहुंचते हैं और वो उन्हें कहती है कि हंटर्स पे नजर रखें क्योंकि ये मामला सीधा विटली से जुड़ा हुआ है, और दोनों फौरन इस बात से इत्तेफाक करते हैं। लेकिन तभी एक और प्लेन नजर आता है जो सीधा प्रोटेक्टिव बैरियर से टकरा जाता है। उसमें से और भी बड़े रिप्लिकेंट्स निकलते हैं जो बैरियर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर क्लेयर परेशान हो जाती है और फैसला करती है कि वो खुद भी जंग में शामिल होगी, लेकिन क्रिस उसे रोक लेता है, उसे याद दिलाता है कि प्रेसिडेंट होने के नाते उसका फर्ज है कि वो कमांड में रहे। प्रोटैगनिस्ट और अमेलिया फौरन कह देते हैं कि वो दोनों जाएंगे, लेकिन क्लेयर मना कर देती है। इस पर लिजा उन्हें इजाजत देती है और मिशन के दौरान हुई पिछली बात को याद करते हुए प्रेसिडेंट क्लेयर भी मान जाती है, बस एक शर्त पर कि वो दोनों सलामत वापस लौट कर आएं। इसी दौरान शार्लोट क्लेयर को मशवरा देती है कि वो हंटर्स का जिम्मा उसके हवाले कर दे क्योंकि वो उन्हें संभालने के लिए काफी है। दूसरी तरफ हंटर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये हमला सिर्फ विटली के दम पर शुरू नहीं हो सकता था, लेकिन फिर वो औरत खुद आ जाती है और तस्दीक करती है कि वही लिटिल गार्डन पर हमला कर रही है और साथ ही उनसे मदद की दरख्वास्त करती है। रोबिन उसके प्लान से इनकार कर देता है क्योंकि उसके नजदीक लिटिल गार्डन के लोग बुरे नहीं हैं। फिर भी वो औरत एक डिवाइस एक्टिवेट करती है जो एक तेज आवाज निकालता है जिससे सब लोग बेहोश या कमजोर हो जाते हैं। उसी वक्त सिलेक्शंस नीचे रिप्लिकेंट से लड़ रहे होते हैं। हयातो अमेलिया के साथ डैमेज हुए बैरियर तक पहुंचता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। मिमी फौरन हंटर्स की तरफ दौड़ती है, लेकिन उस वक्त विटली वहां नजर आती है। मिमी उसके वार से बच जाती है और उसे गिराने में कामयाब होती है। जब वो लड़कों को चेक करने जाती है तब विटली पीछे से उस पर हमला करती है और ये राज खुल जाता है कि वो असल में एक ऑटोमेशन रोबोट है। विटली उन लड़कों को कंट्रोल कर रही होती है। वो रोबिन का इस्तेमाल करके मिमी को बेहोश कर देती है और फिर उन कैप्टिव स्टूडेंट्स के साथ वहां से चली जाती है। विटली और उसके कंट्रोल में आए हुए हंटर्स सेक्टर 11 की तरफ बढ़ते हैं, रास्ते में आने वाले हर दरवाजे को तोड़ते हुए ताकि वो लिजा तक पहुंच सके। जब क्लेयर विटली को रोकने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही होती है, उसे उसके भाई जूल का कॉल आता है। जूल उससे कहता है कि वो खुद विटली से निपटेगा क्योंकि वो उसे अच्छी तरह जानता है, और फिर सीधा सेक्टर 11 की तरफ निकल पड़ता है। क्लेयर कुछ फिक्रमंद होती है, लेकिन वो अपना ध्यान बाहर लड़ रहे स्लेयर्स पर रखती है, जैसे हयातो और अमेलिया जो विटली और उसके साथियों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। जब विटली और वो लड़के सेक्टर के अंदर आगे बढ़ते हैं, एक सिक्योरिटी डिवाइस दीवार से निकलकर उसे बेहोश कर देता है। उसके भाई उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन विटली अपने कंट्रोल डिवाइस से उन्हें मजबूर करती है कि वो आगे बढ़ें और उसे वहीं छोड़ दें। इसी वक्त मिमी आती है और विटली के कंट्रोलिंग डिवाइस को तबाह कर देती है। दोनों के बीच गोलियों का मुकाबला शुरू हो जाता है। मिमी जख्मी हो जाती है लेकिन लड़ती रहती है। आखिरकार विटली मौका देखकर वहां से फरार हो जाती है। लड़के मिमी को जख्मी हालत में देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो उन्हें तसल्ली देती है और वादा करती है कि वो उनके लिए मदद लेकर आएगी। इसी दौरान विटली लिजा के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां झूल भी मौजूद होता है। दोनों के दरमियान बहस होती है और विटली फैसला करती है कि वो लिजा के कैप्सूल पर हमला करेगी। लेकिन जैसे ही वो गोली चलाती है, उसे हैरानी होती है कि गोली कैप्सूल तक पहुंचती ही नहीं, क्योंकि लिजा जाग चुकी होती है। झूल उस वक्त सच बताता है कि उसने लिजा को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था ताकि ये सब कुछ हो सके। जैसे ही सकुरा और कैरन का गाना अपने पीक पर पहुंचता है, लिजा पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। विटली ये सब देखकर गुस्से से पागल हो जाती है, समझ जाती है कि उसके साथ फिर से धोखा हुआ है और वो झूल पर गोली चला देती है, लेकिन लिजा बीच में आकर वो गोली रोक लेती है। झूल इस मौके का फायदा उठाता है और क्योंकि लिजा उसे चोट नहीं पहुंचा सकती, विटली लड़ाई हार जाती है और जमीन पर गिर जाती है। झूल अपनी बहन से कहता है कि वो वापस कैप्सूल में चली जाए, लेकिन लिजा मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पहले कुछ जरूरी करना है। इसी दौरान रिप्लिकेंट्स एक तेज सोनिक आवाज निकालते हैं जो सिर्फ स्लेयर्स पर असर करती है, उनके जिस्म को सुन्न कर देती है ताकि वो लड़ न सकें। हयातो और अमेलिया उस आवाज से जूझ रहे होते हैं, जबकि सकुरा और कैरन भी उसी तकलीफ से गुजरती हैं। वो सोचने लगती हैं कि इस आवाज का मुकाबला कैसे किया जाए। तभी लिजा उनके सामने नजर आती है। वो उन्हें मशवरा देती है, इस आवाज का जवाब एक और आवाज से दो। लिजा अपना हाथ कैरन के माथे पर रखती है, जिससे उसके पैरों में दोबारा ताकत आ जाती है और वो चलने लगती है। फिर वो दोनों, सकुरा और कैरन, अपना 100 एक्टिवेट करती हैं और मिलकर गाना शुरू करती हैं। उनका गाना एक हीलिंग वेव की तरह फैलता है। स्लेयरों की ताकत वापस आने लगती है, उनके शरीर फिर से चलने लगते हैं और उनमें नई ऊर्जा भर जाती है। ये देखकर प्रोटैगनिस्ट अपनी वेरिएंट पावर पूरी हद तक इस्तेमाल करता है। वो अपनी तलवार से एक जबरदस्त वार करता है, जिससे वो बड़ा रिप्लिकेंट रुक जाता है और बैरियर को नुकसान पहुंचाना बंद कर देता है। फिर गिरकर लिटिल गार्डन के अंदर आ पड़ता है, लेकिन उस हमले के बाद लड़का खुद बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी खर्च कर दी होती है। जब सबको लगता है कि सब ठीक हो गया, तभी अचानक मालूम पड़ता है कि वो रिप्लिकेंट अब भी जिंदा है और दोबारा हमला कर रहा है।
हंटर ब्रदर्स फौरन उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर पहले नेस को और फिर रोविन को हरा देता है। ये देखकर क्लेयर और ज्यादा इंतजार नहीं करती, वो फैसला करती है कि अब वो खुद जंग में उतरेगी। जब वो मॉन्स्टर रोविन को खत्म करने ही वाला होता है, तब लिजा गहरी सोच में पड़ जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। अपनी वेरिएंट पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उस मॉन्स्टर की ताकत को रिप्लिकेट कर लेती है और खुद एक सैवेज जैसी शक्ल इख्तियार कर लेती है। सिर्फ एक जबरदस्त वॉर में वो रिप्लिकेंट को मार गिराती है, लेकिन इसके बाद नेज अपना कंट्रोल खो देती है और सब पे हमला करना शुरू कर देती है। ट्रायल लाइट क्लेयर को बताता है कि नेज अब उसी हालत में है जिसमें कभी लिजा थी, जब उसके कंट्रोल से बाहर होने पर एक जबरदस्त विस्फोट हुआ था जिससे वो गहरी नींद में चली गई थी। ट्रायल लाइट क्लेयर से कहता है कि लिजा को रोकने का एक ही तरीका है, उसे मार देना। क्लेयर दिल पर पत्थर रखकर फैसला करती है कि सबकी भलाई के लिए उसे ये करना ही पड़ेगा। उसी वक्त लिजा हयातो के सामने आती है और उससे कहती है कि वो बाकियों की मदद करे। हयातो कुछ पल के लिए झिझकता है, लेकिन लिजा उसे यकीन दिलाती है कि वो ये कर सकता है और उसी पल उसकी एनर्जी वापस लौट आती है। क्लेयर अपना फुल बॉडी आर्मर पहनती है और अपना कैनन तैयार करती है। इरादा करती है कि अब वो लिजा को हमेशा के लिए रोक देगी, क्योंकि सबकी हिफाजत उसकी जिम्मेदारी है। मगर उसके कुछ करने से पहले प्रोटैगनिस्ट क्लेयर से कहता है कि उसे एक मौका दिया जाए ताकि वो लिजा की मदद कर सके। क्लेयर कुछ पल सोचती है, फिर हामी में सिर हिला देती है। लड़का अपना 100 एक्टिवेट करता है और लिजा के करीब पहुंचता है। हयातो उसे शांत करने की कोशिश करता है, उससे बात करता है, लेकिन लिजा कुछ नहीं सुनती, बल्कि और ज्यादा गुस्से में आकर हमला करने लगती है। कई कोशिशों के बाद भी जब कुछ फर्क नहीं पड़ता, तब लिजा का जिस्म चमकने लगता है, वो किसी भी वक्त फट सकती है। तभी प्रोटैगनिस्ट अपनी वेरिएंट पावर का पूरा इस्तेमाल करता है, अपनी तलवार के साथ लिजा तक पहुंचता है। वो उसे दिल से पुकारता है, तुम अकेली नहीं हो, कंट्रोल वापस लो। उसके अल्फाज लिजा के दिल तक पहुंचते हैं। धीरे धीरे वो शांत हो जाती है, होश में आती है और अपनी नॉर्मल हालत में लौट आती है। बिना किसी नुकसान के सब कुछ खत्म हो जाता है। अमेलिया आगे बढ़कर उसे गले लगती है, उसके हौसले और हिम्मत की तारीफ करती है। रोविन और माकरी भी पास आते हैं, अपनी बहन को बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हुए। उनके चेहरों पर सुकून साफ नजर आता है। इसी दौरान क्लेयर दूर से ये मंजर देखती है, उसके चेहरे पर फख्र और सुकून दोनों होते हैं। तभी वो महसूस करती है कि कोई उसे पीछे से गले लगाता है। वो लिजा होती है। लिजा मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है, कहती है, तुमने लिटिल गार्डन को बचाया। लेकिन जब क्लेयर पलट कर देखती है तो उसकी बहन गायब होती है और उस पल में उसका दिल भारी हो जाता है। आसमान में आतिशबाजी चमक रही होती है, रंगों से भरा हुआ नजारा, मगर उसके दिल में एक खामोश उदासी बस जाती है। उसके बाद हयातो और अमेलिया आसमान की तरफ देखते हुए बात कर रहे होते हैं। आतिशबाजी के रोशन आसमान के नीचे अमेलिया हल्का सा मुस्कुराती है और कबूल करती है कि सब कुछ होने के बाद एक बात है जो वो कहना चाहती है। वो धीरे से कहती है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। जब अमेलिया अपनी बात का इजहार करती है तो प्रोटैगनिस्ट पहले थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। उस लम्हे में दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सब कुछ जैसे एक पल के लिए थम जाता है। तभी बाकी सब लोग वहां आ जाते हैं और उन दोनों को ऐसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। क्लॉडिया के चेहरे पर झट से गुस्सा और जलन उभर आती है और वो अपना सब्र खो बैठती है। गुस्से में वो सबके सामने अमेलिया की असली पहचान बता देती है। अमेलिया के पास अब कुछ छुपाने को नहीं बचता। वो गहरी सांस लेती है और सबके सामने कह देती है कि वो असल में एक लड़की है और एक राजकुमारी भी। उसका असली नाम सबके सामने आ जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ को ये बात रोमांटिक लगती है, लेकिन कुछ, खासकर जैसे क्लॉडिया, जलन से भर जाती है और इस बात पर ऐतराज करती है। अचानक क्लेयर वहां नजर आती है और उसने अपना कैनन उन दोनों की तरफ ताना हुआ होता है। उसके चेहरे पर हल्की सी जलन और मजाक भरा गुस्सा होता है। वो धमकी देती है और एक गोली छोड़ देती है जो उनके बिल्कुल पास से गुजरती है। अमेलिया डर के मारे चिल्ला उठती है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो क्लेयर को देखकर घबराहट भरी आवाज में बोलती है, ये क्या कर रही हो तुम? और आगे क्या होता है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।